अपने सिपाही भतीजे से मिलने आई एक महिला को एक घमंडी संतरी ने चौकी पर रोक लिया। वह संतरी, जो नई पीढ़ी का एक पूर्व गुंडा था, उस महिला में दिलचस्पी लेने लगा जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था और अपमानजनक शब्द कहने लगा। लेकिन जब उस महिला ने अपना पहचान पत्र दिखाया तो उस चौकी के सभी संतरी डर से कांपने लगे। यदि आपको यह कहानी पढ़ने के बाद पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद। तेज हवा चल रही थी। ग्रामीण इलाके में एक सैन्य अड्डे की चौकी के सामने शाम की ठंडी हवा मानो उस जगह जमसी गई थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा की ठंडी आवाज चौकी के सीमेंट के फर्श से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। जिस सिपाही का तुमने अभी अपमान किया वह मेरा भतीजा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने एक वर्दीधारी सैनिक की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। वह सैनिक जो पहले अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले घमंड से खड़ा था। लांस नायक अजय सिंह, उस इलाके का एक कुख्यात उपद्रवी सैनिक। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह हक्का बक्का रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वह धड़ाम की आवाज के साथ सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिमाग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ी साधारण दिखने वाली महिला, जिसे उसने अभी अभी आंटी कहकर ताना मारा था, इस अड्डे की डिवीजन कमांडर, सर्वोच्च अधिकारी थी। माफ कीजिए जनरल मैम। हवलदार हरीश कुमार, संतरी कमांडर, जो अब तक केवल अजीब तरह से देख रहा था, कांपते हाथों से अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने अंजलि द्वारा दिए गए काले चमड़े के पहचान पत्र के डिब्बे को ऐसे पकड़ रखा था मानो वह आग का गोला पकड़ रहा हो। क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अंजलि ने हवलदार हरीश की ओर बिल्कुल नहीं देखा। वह अभी भी गिरे हुए लांस नायक अजय के पास गई, साधारण जीन्स और हाथी दांत रंग का ब्लाउज पहने, लेकिन उसके जूते की एड़ी की आवाज फर्श पर इतनी भारी लग रही थी जैसे कोई मौत की सजा पाया कैदी फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहा हो। खड़े हो जाओ। यह एक धीमी और नीची आवाज में दिया गया आदेश था, लेकिन लांस नायक अजय ऐसे उछला मानो उसे बिजली का झटका लगा हो और लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके पैर इतने कमजोर थे कि लग रहा था कि वह किसी भी पल फिर से गिर जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? लांस नायक अजय सिंह। मैम। लांस नायक अजय सिंह, अब से तुम्हारे खिलाफ सैन्य अनुशासन के उल्लंघन, उच्चाधिकारी का अपमान और एक सैनिक के लिए अनुचित मूल व्यवहार के लिए आधिकारिक जांच होगी। जनरल मैम, मैं तो बस मजाक कर रहा था, माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। लांस नायक अजय की आवाज गिड़गिड़ाने वाली लग रही थी। उसका सारा घमंड बिना किसी निशान के गायब हो गया था। केवल सहज भय ने उसे जकड़ लिया था। अंजलि लांस नायक अजय के पास से गुजरी और अपनी नजर हवलदार हरीश पर डाली। वह हवलदार 90 डिग्री झुका हुआ था और अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। सावधान मैम, जब तुम्हारा सैनिक एक नागरिक, जो कि एक सैनिक का परिवार है, पर इस तरह के अपमानजनक शब्द कह रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमने उसे रोका? मुझे अभी तक पुष्टि करने का मौका नहीं मिला। तुम बस किनारे खड़े अजीब तरह से देख रहे थे जब मेरा सैनिक अपनी गंदी जुबान से अपमान कर रहा था। तुमने यह कहकर उसका समर्थन भी किया, बस मजाक कर रहा है। क्या एक एनसीओ की यही भूमिका है जिसकी मैं उम्मीद करती हूं? अंजलि की आवाज शांत रही, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडी नाराजगी थी। माफ कीजिए, मैंने उसे गलत शिक्षा दी मैम। अवसर मैं नहीं देती, तुमने खुद उसे फेंक दिया है। अंजलि को लगा कि अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसने चौकी के अंदर की ओर कहा, बताओ कि मैं सिपाही विक्रम चौहान से मिलने आई हूं। लगभग रोते हुए चेहरे के साथ हवलदार हरीश चौकी के अंदर टेलीफोन के हैंडल को पकड़ने के लिए दौड़ा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह बार बार गलत नंबर दबा रहा था। अंजलि इस दृश्य को बिना किसी भाव के देखती रही। चौकी क्षेत्र में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। दूर से सुनाई देने वाली अभ्यास की आवाज भी मानो रुक गई थी। लांस नायक अजय केवल पीले चेहरे के साथ अपनी जगह पर खड़ा रह सका, यह कल्पना करने में असमर्थ कि उसने क्या किया है और उसके साथ क्या होगा। कुछ मिनटों के बाद अंदर से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। एक कैप्टन रैंक का अधिकारी, जो शायद कंपनी कमांडर था, हांफते हुए आया और अंजलि के सामने सलामी दी। जय हिंद जनरल मैम। क्या कोई काम था? उसकी आंखें भ्रम और भय के बीच बुरी तरह कांप रही थीं। यह तथ्य कि एक डिवीजन कमांडर
वह भी नागरिक कपड़ों में और बिना किसी सूचना के इस दूरस्थ अड्डे की चौकी पर प्रकट हुई थी, एक आपदा का संकेत था। मैं अपने भतीजे से मिलने आई हूं। जी, आपका भतीजा, कप्तान ने हवलदार हरीश, लांस नायक अजय और अंजलि के बीच बारी बारी से देखा, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने उसे नजरअंदाज किया और दूर से धीरे धीरे चल रहे एक सिपाही पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह उसका भतीजा विक्रम चौहान था। कुछ महीनों के बाद विक्रम का जो चेहरा उसने देखा, वह उज्जवल और बुद्धिमान चेहरा नहीं था जिसे अंजलि याद करती थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें केवल डर से जमीन की ओर देख रही थीं। जिस चीज ने अंजलि का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह थी विक्रम की कलाई, जो उसकी लड़ाकू वर्दी की आस्तीन के पीछे से थोड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी पतली कलाई पर गहरे बैंगनी रंग के चोट के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जो पूरी तरह से छिप नहीं पाए थे। अंजलि की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। यह केवल चौकी पर अपमान की एक सामान्य घटना नहीं थी, एक बुरी आशंका जिसे वह नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वह केवल अपनी कल्पना मान रही थी, अब सच हो गई थी और उसके दिल को ठंडक से जकड़ लिया था। विक्रम, अंजलि ने पुकारा। तभी विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अपनी मौसी को देखकर उसकी आंखें फैल गईं, लेकिन सबसे पहले जो भाव आया वह खुशी का नहीं बल्कि भ्रम और भय का था। विक्रम की नजर फिर अंजलि के पीछे तबाह हो चुके लांस नायक अजय और डरे हुए हवलदार हरीश पर पड़ी। विक्रम के होंठ कांपने लगे। मौसी, आप यहां क्यों हैं? विक्रम ने घबराकर अपनी कलाई को दूसरे हाथ से ढक लिया। उस एक रक्षात्मक क्रिया ने अंजलि को हजारों शब्दों से ज्यादा बता दिया। अंजलि धीरे धीरे विक्रम के पास चली। उसका दिमाग पहले से ही ठंडक से घूमने लगा था। यह केवल अनुशासन का उल्लंघन नहीं था, यह एक वास्तविक अपराध था और चौकी पर मौजूद वह एनएससीओ और सैनिक उसके साथी थे, या कम से कम ऐसे लोग थे जिन्होंने उस अपराध को होने दिया। कंपनी कमांडर। जी जनरल मैम, तुरंत बटालियन कमांडर और रेजिमेंट कमांडर को यहां बुलाओ, अभी। जी। और मिलिट्री पुलिस, सीएमपी डिवीजन और इंस्पेक्टर की टीम को फोन करो। उन्हें बताओ कि इस पूरे अड्डे का विशेष निरीक्षण शुरू करें, अभी, तुरंत। अंजलि ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उसके भतीजे का शरीर हल्के से कांप रहा था। जनरल मैम, क्या हुआ है? क्या हुआ है, तुम पूछते हो? अंजलि ने धीरे धीरे कंपनी कमांडर की ओर देखा। उसकी आंखों की नजर अब एक मौसी की नहीं थी, यह एक कमांडर की नजर थी जो हजारों सैनिकों के जीवन और मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा की नजर। तुम्हारे अड्डे पर मेरे भतीजे का मजाक उड़ाया गया कि वह हथियार से ज्यादा तेजी से चम्मच पकड़ता है। फिर अंजलि ने धीरे से विक्रम का हाथ हटाया जो उसकी कलाई को ढक रहा था, और उस चोट के निशान को सबके सामने दिखाया। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में एक स्पष्टीकरण तैयार करो। आज से यह अड्डा खत्म हो गया है। पूरा अड्डा हिल गया। यह खबर कि डिवीजन कमांडर बिना किसी सूचना के चौकी पर प्रकट हुई थी अपने आप में काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन यह तथ्य कि कमांडर ने निरीक्षण टीम और मिलिट्री पुलिस को बुलाया था ने एक ऐसी सदमे की लहर पैदा कर दी जो पूरी कमान श्रृंखला में ऊपर तक फैल गई। सबसे पहले जो लड़खड़ाते हुए पहुंचे वे थे बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे। वह अपने सरकारी आवास में आराम कर रहे थे जब उन्होंने दोपहर में बिजली गिरने जैसी खबर सुनी और अपनी लड़ाकू वर्दी के बटन ठीक से बंद किए बिना सीधे दौड़ पड़े। जय हिंद, रिपोर्ट जनरल मैम। बस करो, अंजलि ने संक्षिप्त में कहा। उसने मुश्किल से उसकी सलामी का जवाब दिया और ठंडी नजरों से लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने गिरे हुए लांस नायक अजय, भ्रमित हवलदार हरीश और पीले पड़े कंपनी कमांडर को देखा और यह अनुमान लगाने लगे कि स्थिति कितनी गंभीर है। जनरल मैम, कृपया बताएं कि क्या हुआ। कर्नल पांडे, क्या आप चौकी के संतरियों को नागरिकों का उत्पीड़न और अपमान करने की शिक्षा देते हैं, या क्या आपके अड्डे पर सैनिकों के बीच हिंसा को होने देना नीति बन गई है? अंजलि की आवाज शांत थी लेकिन धमकी से भरी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने अपने माथे पर पसीना पोंछने के बारे में सोचा भी नहीं और केवल अपना सिर झुका लिया। माफ कीजिए मैम, यह पूरी तरह से मेरी लापरवाही है। मैं इसे तुरंत ठीक करूंगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत देर हो चुकी है, अंजलि ने बीच में ही काट दिया। उसका अब मैदान में कमांडरों से बात करने का कोई इरादा नहीं था।
वह अपने भतीजे विक्रम को चौकी के बगल में एक छोटे से आगंतुक कक्ष में ले गई। कांच की खिड़की के पीछे से चौकी का अस्त व्यस्त दृश्य दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद डिवीजन कमांडर का निजी सहायक आया और लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को निर्देश दिए। लैंस नायक अजय और हवलदार हरीश को तुरंत मिलिट्री पुलिस द्वारा ले जाने के लिए तैयार किया गया। जैसे ही आगंतुक कक्ष का दरवाजा बंद हुआ, जो तनाव पहले बहुत घना था वह मानो गायब हो गया। विक्रम आखिरकार उस सांस को छोड़ सका जिसे वह तब से रोके हुए था और कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गया। मौसी, मैंने कहा था ना कि मत आना, मैं ठीक हूं। विक्रम की आवाज थकी हुई लग रही थी। अंजलि विक्रम के सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसकी कलाई पर चोट के निशान को फिर से जांचा। जब उसने विक्रम की लड़ाकू वर्दी की आस्तीन ऊपर की तो घाव और भी भयानक लग रहा था। केवल कलाई पर ही नहीं, उसकी ऊपरी बांह के अंदरूनी हिस्से में सिगरेट से जलाए जाने जैसे कई निशान थे। यह अंजलि की आवाज पहली बार कांप उठी। उसने विभिन्न युद्ध क्षेत्रों के लिए कल्पना और अभ्यास किया था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि उसका अपना खून पसीना इस तरह की पीड़ा से गुजरेगा। यह किसने किया? यह कोई सवाल नहीं था। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को बोलने से रोक लिया। बताओ विक्रम। मौसी, नहीं, डिवीजन कमांडर तुम्हें आदेश दे रही है। तुम्हें इस तरह किसने बनाया? नहीं मौसी, मत कहो। अगर मैंने बताया तो मैं मर सकता हूं। उन लोगों ने कहा कि वे मौसी को भी नहीं छोड़ेंगे। विक्रम की बातें अंजलि के दिल में खंजर की तरह चुभ गईं। यह केवल एक सामान्य मारपीट नहीं थी, इसमें संगठित धमकी और हिंसा थी। उन लोगों, तुम्हारा क्या मतलब है? लैंस नायक अजय सिंह। विक्रम चौंक गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाना जारी रखा। और भी हैं? केवल वह नहीं, अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन वे अनजान होने का नाटक करते हैं। नहीं, वे भी शामिल हैं। विक्रम डर के मारे अपनी बात पूरी नहीं कर सका। अंजलि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी हथेली में चुभने वाले नाखूनों का दर्द इतना वास्तविक था। अधिकारी भी शामिल थे। यह केवल एक सामान्य सड़न नहीं थी, यह जड़ों तक सड़ चुकी थी। विक्रम, कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो गया है। मौसी यहां है। नहीं मौसी, अगर उन्हें पता चला कि आप डिवीजन कमांडर हैं तो वे और भी भयानक काम करेंगे। कृपया मुझे कहीं और स्थानांतरित कर दें। हाँ, कृपया। विक्रम को अपनी मौसी की ताकत पर विश्वास नहीं था। इसके बजाय वह उस ताकत के कारण होने वाले प्रतिशोध से ज्यादा डरता था। विक्रम की हताश आंखों से अंजलि को एहसास हुआ कि यह समस्या कितनी गहरी है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे केवल चौकी पर एक सैनिक को दंडित करके हल किया जा सकता था। जैसा कि विक्रम ने कहा, अगर इसे लापरवाही से छुआ गया तो वह और भी बड़े खतरे में पड़ सकता था। दोहरा उलटफेर। हाँ, वे निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि मैं डिवीजन कमांडर के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करके उन पर ऊपर से दबाव डालूंगी। लेकिन अंजलि ने खुद को शांत किया। अब गुस्सा करने का समय नहीं था। यह सबसे ठंडी और सबसे क्रूर रणनीति बनाने का समय था। विक्रम, मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। अंजलि ने विक्रम की आंखों में सीधे देखा। अब से तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है जैसे तुम कुछ नहीं जानते। मान लो कि मौसी डिवीजन कमांडर है और आज की सभी घटनाएं एक संयोग थीं। तुम्हें केवल एक पीड़ित की भूमिका निभानी है जो चौकी पर हुए हंगामे से हैरान है। लेकिन मिलिट्री पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। उस समय इस घाव के बारे में कभी कुछ मत कहना। बस यह कहना कि तुम्हें अभ्यास के दौरान चोट लगी थी। कहना कि मैंने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा है। क्यों मौसी? मुझे बताना होगा ताकि वे, अगर तुम अभी अपर्याप्त सबूतों के साथ बोलोगे तो वे मुक्त हो जाएंगे और तुमसे बदला लेंगे। मौसी को इसे जड़ों तक उखाड़ना है। उनके पीछे कौन है और यह पूरा अड्डा कितना सड़ा हुआ है, इसके लिए मौसी को समय चाहिए। विक्रम भ्रमित लग रहा था, लेकिन अपनी मौसी की दृढ़ नजरों को देखकर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। सबसे पहले तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा। बीमारी के बहाने मैं तुम्हें डिवीजन अस्पताल भेजूंगी। वहां सबसे सुरक्षित जगह है। वहां हम फिर से जांच करेंगे। वह मेडिकल रिकॉर्ड बाद में हमारा सबसे मजबूत हथियार होगा। अंजलि ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर और सहन करो, मौसी इस नरक को जलाकर राख कर देगी। आगंतुक कक्ष का दरवाजा खुला और एक सहायक अंदर आया। जनरल मैम, रेजिमेंट कमांडर और अन्य अधिकारी आ गए हैं। मुख्य निरीक्षक और मिलिट्री पुलिस कमांडर भी आ गए हैं। ठीक है, पहले विक्रम का ध्यान रखो। उसे तुरंत डिवीजन अस्पताल ले जाओ।
कहो कि यह मेरा सीधा आदेश है और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा टीम से पूरी तरह से जांच करने के लिए कहो, विशेष रूप से एक ट्रॉमा विशेषज्ञ के साथ परामर्श शामिल करें। जी, आदेश का पालन होगा। विक्रम सहायक के पीछे आगंतुक कक्ष से बाहर निकला। अंजलि ने फिर से एक डिवीजन कमांडर का ठंडा चेहरा धारण कर लिया। वह आगंतुक कक्ष से बाहर निकली और चौकी के सामने कतार में खड़े अधिकारियों के सामने खड़ी हो गई। रेजिमेंट कमांडर, बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर, साथ ही मिलिट्री पुलिस कमांडर और मुख्य निरीक्षक जो अभी अभी पहुंचे थे, सभी अंजलि के शब्दों का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोके हुए थे। अब से ध्यान से सुनो मेरे आदेश। अंजलि ने लांस नायक अजय और हवलदार हरीश की ओर तीखी नजरों से देखा, जिन्हें ले जाया जाने वाला था। इन दोनों को तुरंत रोको और जांच करो। आरोप है उच्चाधिकारी का अपमान, कर्तव्य में लापरवाही और नागरिकों को धमकाना। जी, आदेश का पालन होगा, मिलिट्री पुलिस कमांडर ने जोर से जवाब दिया। और लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे, जी जनरल मैम। तुम्हारी बटालियन, आज से सभी अभ्यास बंद कर दो। बटालियन के सभी सदस्यों और सभी अधिकारियों का विशेष निरीक्षण करो। मुख्य निरीक्षक, तुरंत पूरे अड्डे के सभी दस्तावेजों और संचार रिकॉर्ड को जब्त कर लो। मैं उन्हें खुद जांचूंगी। जनरल मैम, इतनी दूर तक यह केवल एक सामान्य चौकी अनुशासन उल्लंघन का मामला है। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने घबराकर अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। सामान्य अनुशासन उल्लंघन? मुझे यह जानना है कि मेरे भतीजे सिपाही विक्रम चौहान के साथ इस अड्डे पर कैसा व्यवहार किया गया। यदि यह साबित हो जाता है कि मेरे भतीजे के शरीर पर घाव तुम्हारी लापरवाही या संलिप्तता के कारण हुए हैं। अंजलि ने कतार में खड़े हर अधिकारी की आंखों में एक एक करके देखा, तुम्हारे सहित लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे। यह उम्मीद मत करना कि यहां तुम में से कोई भी इस वर्दी को सम्मान के साथ उतार पाएगा। यह एक युद्ध की घोषणा थी, लेकिन अंजलि की असली योजना अलग थी। यह सब एक धुआं स्क्रीन था, ताकि सभी का ध्यान सतही समस्या यानी दुर्व्यवहार पर केंद्रित हो। असली लक्ष्य वे लोग थे जिनके बारे में विक्रम ने कहा था, सबसे गहरी जगह में छिपी हुई सड़न का मूल। डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और निरीक्षण टीम ने बटालियन को खंगालना शुरू कर दिया। बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे, जिन्होंने सतह पर डिवीजन कमांडर के गुस्से को सीधे देखा था, बहुत सहयोगी लग रहे थे। मुख्य निरीक्षक साहब, हम सभी आवश्यक डेटा सौंप देंगे। मैं बटालियन कमांडर के रूप में इस शर्मनाक घटना से बहुत आहत हूं, खासकर इसलिए क्योंकि जनरल मैम का भतीजा शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए वाक्पटुता से अपना खेद व्यक्त किया। हालांकि अंजलि ने उसे पहले ही संदेह के जाल में डाल दिया था। उसी समय डिवीजन अस्पताल के प्रथम श्रेणी के वार्ड में विक्रम की पूरी तरह से जांच चल रही थी। अंजलि का एक भरोसेमंद सैन्य डॉक्टर जांच का नेतृत्व कर रहा था। रिपोर्ट, जनरल मैम, सिपाही विक्रम की हालत बहुत गंभीर है। विस्तार से बताओ। अंजलि ने अपने कार्यालय में स्पीकर फोन के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त की। सबसे पहले शारीरिक घावों से। उसकी बांह पर जलने के निशान स्पष्ट रूप से सिगरेट जैसी गर्म वस्तु से बार बार जलाने के निशान हैं, कम से कम 3 से 4 बार। उसकी कलाई पर चोट के निशान बहुत मजबूत बंधन या दबाव के निशान हैं। इसके अलावा उसकी पसलियों में मामूली फ्रैक्चर है और उसकी पीठ और जांघों पर पुराने और व्यापक चोट के निशान हैं, जो शायद किसी कुंद वस्तु से पीटने के कारण हुए हैं। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। केवल रिपोर्ट सुनकर ही उसका पेट खराब हो गया। उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है? वह और भी खराब है। वह गंभीर पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण दिखा रहा है। यदि कोई दरवाजा खोलता है, तेज आवाज सुनता है या उच्च रैंक वाले सैनिक को देखता है, तो वह लगभग ऐंठन जैसी भय की प्रतिक्रिया दिखाता है। इसे एक सैनिक लांस नायक अजय सिंह का काम नहीं माना जा सकता। यह एक संगठित, दीर्घकालिक और अत्यधिक क्रूरता के साथ किया गया यातना स्तर का हिंसा है। मैं समझ गई। अभी के लिए विक्रम को पूरी तरह से आराम की जरूरत है। मेरे द्वारा अनुमति दिए गए लोगों के अलावा किसी को भी उसके वार्ड के पास न आने दें। बटालियन कमांडर या रेजिमेंट कमांडर को मिलने की अनुमति नहीं है। जी, आदेश का पालन होगा। फोन बंद हो गया। अंजलि ने मुख्य निरीक्षक को फोन किया। अब स्थिति कैसी है? जनरल मैम, इस समय हम लांस नायक अजय सिंह
और हवलदार हरीश कुमार से अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। हवलदार हरीश डर के मारे केवल वही बता रहा है जो उसने देखा। उसने क्या देखा? उसका दावा है कि यह सच है कि लांस नायक अजय अक्सर सिपाही विक्रम को मारता और परेशान करता था, लेकिन वह उसे रोकने से बहुत डरता था। वह बहाना बना रहा है कि वह हिंसा में शामिल नहीं था और उस चौकी पर समस्या को केवल एक फटकार के साथ हल करने का इरादा रखता था। झूठ बोल रहा होगा। लांस नायक अजय यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने सोचा था कि वह सीधे जनरल मैम का अपमान करने के बाद डर जाएगा, लेकिन जैसे ही वह सीएमपी जांच कक्ष में आया, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। बदल गया? हाँ मैम। वह अपने वकील के आने तक चुप रहने के अपने अधिकार पर अड़ा हुआ है। उसका रवैया ऐसा है मानो उसे विश्वास है कि कोई उसे जल्द ही रिहा कर देगा। अंजलि की भौहें तन गईं। एक लांस नायक, खासकर जो सीधे डिवीजन कमांडर से निपट चुका हो, सीएमपी के सामने ऐसा रवैया दिखाना इस बात का पक्का सबूत था कि उसके पीछे एक अधिकारी स्तर की सुरक्षा शक्ति थी। अजय सिंह की पृष्ठभूमि की जांच करो। परिवार, दोस्त, सेना में शामिल होने से पहले के निशान, जिसमें फोन रिकॉर्ड और बैंक खाते भी शामिल हैं। सब कुछ। जी, आदेश का पालन होगा। लेकिन जनरल मैम, लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे बहुत सहयोगी हैं। वह इस अवसर का उपयोग अड्डे पर बुरी आदतों को खत्म करने के लिए बहुत उत्साहित लग रहे हैं। उन्होंने अजय को सिपाही विक्रम के दुर्व्यवहार का सरगना बताया और यहां तक कि कुछ अन्य वरिष्ठ सैनिकों के नामों की एक सूची भी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे। अंजलि व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई। बहुत ज्यादा सहयोगी, मानो एक तैयार पटकथा का पालन कर रहा हो। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को बताओ। धन्यवाद, लेकिन यह भी कहो कि निरीक्षण मेरे तरीके से जारी रहेगा। अंजलि ने फोन बंद कर दिया और अपने विचारों में डूब गई। वे अपने शरीर को छिपाने के लिए दुर्व्यवहार नामक पूंछ को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अजय सिंह केवल सबसे मोटी पूंछ है। विक्रम ने कहा कि अधिकारी भी शामिल थे और भी भयानक काम कर रहे थे। वह क्या है? अंजलि ने अपने निजी सूचना चैनल को सक्रिय किया। एक डिवीजन कमांडर के पास सीएमपी या निरीक्षणालय के अलावा आंखें और कान भी होते हैं जो अनौपचारिक रूप से जानकारी इकट्ठा करते हैं। इंटेलिजेंस। यह मेजर जनरल अंजलि है। अब से सैनिकों के मुंह पर ध्यान केंद्रित करो। सीएमपी को औपचारिक जांच करने दो, लेकिन तुम लोग पता करो कि सैनिक निजी तौर पर क्या बात कर रहे हैं, खासकर लांस नायक अजय और हवलदार हरीश के बारे में, और लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे के बारे में उनकी क्या राय है। उनकी पहचान की गोपनीयता की गारंटी दो। यह अंजलि द्वारा बिछाया गया पहला जाल था, जबकि आधिकारिक जांच का जाल ऊपर से दबाव डालेगा। अनौपचारिक सूचना का जाल पानी के नीचे से सच्चाई को ऊपर उठाएगा। कुछ दिनों के बाद इंटेलिजेंस से पहली रिपोर्ट आई। जनरल मैम, एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। लांस नायक अजय और हवलदार हरीश का रिश्ता केवल वरिष्ठ कनिष्ठ का नहीं है, विशिष्ट रूप से। दोनों अक्सर सप्ताहांत पर छुट्टी के दौरान नागरिक कपड़ों में अड्डे के बाहर मिलते थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वे अक्सर बहुत महंगे बार या रेस्तरां में होते थे। बहुतों का कहना है कि उनका रिश्ता एक हवलदार और एक सैनिक जैसा नहीं दिखता था। पैसा। अंजलि तुरंत समझ गई, और यह पुष्टि हो गई है कि लांस नायक अजय सेना में शामिल होने से पहले एक गुंडा संगठन का सदस्य था। क्या? अंजलि अपनी हैरानी छिपा नहीं सकी। एक पूर्व गुंडा आपराधिक रिकॉर्ड के साथ एक सक्रिय सैनिक कैसे बन सकता है, खासकर इस तरह के एक अग्रिम पंक्ति के अड्डे पर तैनात? उसका रिकॉर्ड साफ है मैम। ऐसा लगता है कि किसी ने सेना में प्रवेश परीक्षा से पहले उसके रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से साफ कर दिया है, और लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की बटालियन में उसकी तैनाती बहुत संभव है कि जानबूझकर की गई हो। ब्रिजेश पांडे। पहेली के सभी टुकड़े उसी की ओर इशारा कर रहे थे। और कुछ? जनरल मैम, खुफिया जानकारी है कि जिस बार में अजय और हरीश अक्सर जाते थे, उसका असली मालिक उस गुंडा संगठन का कोषाध्यक्ष है जिससे अजय आता है। तो फिर अजय यहां अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए नहीं आया था। वह इस अड्डे के अंदर एक मिशन चला रहा है। हरीश उसका सहायक या नौकर है। मिशन क्या है यह अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि सिपाही विक्रम चौहान का इससे कोई लेना देना है, क्योंकि विक्रम ने उसे देखा था। अंजलि की आंखें ठंडी चमक उठीं। विक्रम के घाव केवल दुर्व्यवहार नहीं थे, बल्कि एक रहस्य को चुप कराने के लिए यातना थे। हमें अजय से बात करवानी होगी।
लेकिन वह अपने चुप रहने के अधिकार का उपयोग कर रहा है। उसका वकील निश्चित रूप से जल्द ही आएगा। पता करो कि वह वकील कौन है। वह वकील वह धागा होगा जो हमें मुख्य साजिशकर्ता से जोड़ेगा। अंजलि अपनी कुर्सी से उठी। अब पहले जाल में फंसी मछलियों की जांच करने का समय था। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को फोन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे, मैं अभी तुम्हारे कार्यालय आ रही हूं। 1 कप चाय तैयार रखो। अंजलि ने सीधे सांप के बिल में घुसने का फैसला किया। बटालियन कमांडर का कार्यालय साधारण निकला। एक पुरानी मेज, एक घिसी हुई सोफा और दीवार पर सेना मजबूत जनता के साथ का नारा लटका हुआ था। जैसे ही अंजलि अंदर आई, लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे तुरंत सीधे खड़े हो गए और सलामी दी। स्वागत है जनरल मैम, बैठो। अंजलि सोफे पर नहीं बैठी बल्कि खिड़की के पास खड़ी हो गई। व्यस्त मैदान को देख रही थी, मानो अभ्यास जल्द ही फिर से शुरू होने वाला हो। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे सावधानी से उसके सामने खड़े हो गए। निरीक्षण सुचारू रूप से चल रहा है। जी जनरल मैम, हम बहुत सहयोगी हैं। इस घटना ने वास्तव में अड्डे का माहौल असहज कर दिया है, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह सड़े हुए हिस्से को काटने का एक अवसर है। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की आवाज ईमानदार लग रही थी। वह एक मेहनती और सक्षम कमांडर की तरह लग रहा था। हालांकि अंजलि ने उसकी आंखों की गहराई में एक पल के लिए कौंधने वाली सतर्कता की चमक को नहीं छोड़ा। सड़ा हुआ हिस्सा, हां, सड़े हुए हिस्से को काटना ही होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे जी, क्या तुम जानते हो कि लैंस नायक अजय सिंह एक पूर्व गुंडा है? लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी तन गईं। बिल्कुल नहीं पता मैम। अगर मुझे पता होता तो मैंने पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई की होती। पृष्ठभूमि की जांच में कोई समस्या नहीं थी। बेशक वे गुंडे मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने निश्चित रूप से यहां उसे लगाने से पहले उसके रिकॉर्ड साफ कर दिए होंगे। अंजलि धीरे धीरे मुड़ी और सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की ओर देखा। समस्या यह है कि इस अड्डे पर क्यों और तुम्हारी बटालियन में क्यों? मैं भी इस बारे में सोच रहा हूं मैम। शायद सैनिकों की तैनाती यादृच्छिक होती है। वाई गॉड एन यादृच्छिक? लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे, हम यहां बच्चों के पिकनिक की योजना नहीं बना रहे हैं। एक आपराधिक संगठन का सदस्य सेना में घुसपैठ करता है। यह कोई संयोग नहीं है। यह अंदर से मदद के बिना नहीं हो सकता। अंजलि की नजर मानो लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को भेद रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने ठंडे पसीने को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं जनरल मैम की चिंता को समझता हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सीएमपी इसकी पूरी तरह से जांच करे। क्या तुम जानते हो कि हवलदार हरीश अजय से ड्यूटी के बाहर मिलता था? जी, वो। मैंने यह पहली बार सुना है। एक एनसीओ और एक जवान के बीच निजी मुलाकात नियमों का उल्लंघन है। मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा। टीपी, एनसीओ, एक एनसीओ, मैं जांच करूंगी। अंजलि लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की मेज पर गई और दस्तावेजों का एक ढेर उठाया जो शायद निरीक्षण टीम को सौंपे जाने वाले थे। वह बटालियन के सैनिकों का व्यक्तिगत डेटा था। सिपाही विक्रम चौहान, मेरा भतीजा। निष्पक्ष रूप से, इसलिए नहीं कि वह मेरा भतीजा है। वह किस तरह का सैनिक है? लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। ईमानदारी से कहूं तो मैम, वह एक उत्कृष्ट सैनिक नहीं है। उसका शारीरिक गठन विशेष नहीं है, व्यक्तित्व भी सक्रिय नहीं है। वह बस चुपचाप रहता है और बिना ज्यादा बोले अपना काम करता है। तो तुम्हारा मतलब है कि वह बदमाशी का आसान निशाना बन जाता है? ऐसा लगता है कि इसमें वह पहलू है मैम। अजय जैसे लोग आमतौर पर ऐसे कमजोर बच्चों को चुनते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने विक्रम को एक कमजोर बच्चे के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश की। सारी गलती अजय की क्रूरता और विक्रम की कमजोरी पर डाल दी। कमजोर बच्चा तुम कहते हो? अंजलि ने विक्रम का व्यक्तिगत डेटा रखा। उस समय उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। विक्रम के दस्तावेज के ठीक नीचे एक और सैनिक का दस्तावेज आधा ढका हुआ था। उस सैनिक के प्रवेश मार्ग के कॉलम में विशेषज्ञता लिखा था और उसके बगल में धुंधला सा दूर संचार शब्द पढ़ा जा सकता था। हां, अजय जैसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हवलदार हरीश भी वैसा ही है। अगर वे दोनों हटा दिए जाते हैं तो यह अड्डा फिर से साफ हो जाएगा, है ना? सही है लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे? जी जनरल मैम, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। यह घटना पूरी तरह से उन दोनों के विचलित कार्यों का परिणाम है। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने विचलित कार्यों शब्द पर विशेष जोर दिया। अंजलि ने सिर हिलाया। ठीक है,
अगर बटालियन कमांडर इतना आश्वस्त है तो मैं विश्वास करने की कोशिश करूंगी। निरीक्षण जारी रहेगा, लेकिन कृपया अड्डे को सामान्य बनाने का प्रयास करें। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे। जी, आदेश का पालन होगा। धन्यवाद जनरल मैम। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने सोचा कि अंजलि ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया है। एक राहत की सांस ली और सलामी दी। अंजलि बटालियन कमांडर के कार्यालय से बाहर निकली। जैसे ही वह कार में बैठी, उसने अपने सहायक को आदेश दिया, जो दस्तावेज मैंने अभी देखा, सिपाही विक्रम के दस्तावेज के नीचे दूर संचार विशेषज्ञता वाला सैनिक, उसका सारा व्यक्तिगत डेटा पता करो और लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की पत्नी और परिवार के सभी बैंक खातों का डेटा इकट्ठा करो, चाहे वह अवैध हो या नहीं, अभी करो। अंजलि का चेहरा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे एक सांप था। अपने अपराधों को छिपाने के लिए उसने चालाकी से अपनी जीभ निकाली। अपने शरीर को छिपाने के लिए अजय सिंह नामक पूंछ सौंप दी, लेकिन सांप हमेशा अपने बिल से बाहर निकलते समय एक निशान छोड़ जाता है। अंजलि पांडे द्वारा दी गई पूंछ को काटने का नाटक करते हुए उसके शरीर को फंसाने के लिए दूसरा जाल तैयार कर रही थी। ठीक उसी समय मिलिट्री पुलिस कमांडर का फोन बजा। जनरल मैम, अजय सिंह का वकील आ गया है। कौन? भारत की सबसे बड़ी कानूनी फर्म भारत लॉ एसोसिएट्स का एक शीर्ष वकील। इस तरह के एक दूरस्थ अड्डे पर एक लांस नायक के मामले के लिए इस स्तर का एक वकील सीधे आना बहुत असामान्य है। भारत लॉ एसोसिएट्स। अंजलि ने वह नाम याद किया। खुफिया जानकारी में उल्लेख किया गया था कि अजय के गुंडा संगठन के मनी लॉन्ड्रिंग का प्रबंधन करने वाली जगह भारत लॉ एसोसिएट्स थी। तो यह बात है, धागा आखिरकार दिखने लगा है। अंजलि ने कार की खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने अजय का मुंह बंद करने के लिए सबसे अच्छी ढाल भेजी है, तो फिर उस ढाल को भेदने के लिए भाला तैयार करने का समय आ गया है। सीएमपी कमांडर, अब से अजय की जांच मैं अपने हाथ में लूंगी। चाहे वकील हो या न हो, उसे भी अंदर आने दो। वास्तव में अच्छा है, मैं खुद देखना चाहती हूं कि वह महान वकील किसका आदेश लेकर आया है। अंजलि की कार डिवीजन मुख्यालय की ओर नहीं, बल्कि मिलिट्री पुलिस के जांच कक्ष की ओर मुड़ी। असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। मिलिट्री पुलिस के विशेष जांच कक्ष में ठंडी नियॉन रोशनी के नीचे लांस नायक अजय सिंह पैर पर पैर रखे बैठा था। डिवीजन कमांडर के सामने उसका डर गायब हो गया था। उसकी जगह उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके बगल में एक महंगे सूट में एक अधेड़ उम्र का वकील दस्तावेजों की जांच कर रहा था। दरवाजा खुला और मेजर जनरल अंजलि शर्मा अंदर आईं। लड़ाकू वर्दी में नहीं, बल्कि एक जनरल के अधिकार को दर्शाने वाली औपचारिक सेवा वर्दी में उसके कंधे पर 2 सितारे नियॉन रोशनी के नीचे चमक रहे थे। नमस्कार जनरल मैम, मैं ऑस्कर गुलाटी हूं, भारत लॉ एसोसिएट से। मैं अपने मुवक्किल लांस नायक अजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ऑस्कर ने विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा था। वकील ऑस्कर, आपने यहां आने के लिए बहुत कष्ट उठाया। भारत लॉ एसोसिएट्स का एक शीर्ष वकील एक लांस नायक द्वारा उच्चाधिकारी के अपमान के मामले के लिए सीधे आता है। लगता है यह लांस नायक अजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अंजलि सामने बैठ गई और दस्तावेज स्वीकार किए। जनरल मैम, मेरे मुवक्किल के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे उसका पद कुछ भी हो। लांस नायक अजय इस समय जनरल मैम के प्रति अपने थोड़े अनुचित शब्दों के लिए बहुत खेद महसूस कर रहा है। हालांकि ऑस्कर ने एक दस्तावेज अंजलि की ओर बढ़ाया। सिपाही विक्रम चौहान के घावों के बारे में मेरा मुवक्किल स्पष्ट रूप से कहता है कि वह शामिल नहीं था। शामिल नहीं था? अंजलि ने अविश्वास से अजय को देखा। अजय ने अंजलि की नजरों से नजरें नहीं हटाईं, बल्कि मुस्कुराया। हाँ जनरल मैम, मैंने बस उस विक्रम के साथ थोड़ा मजाक किया था। जैसा कि मैंने चौकी पर कहा था, वह बहुत धीमा है, इसलिए मैंने बस उसे कुछ बार छूने का मजाक किया था। उसके शरीर पर घावों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मजाक, जिसे तुम मजाक कहते हो, वह किसी के शरीर को सिगरेट से जलाना है, अंजलि ने ठंडक से डांटा। ऑस्कर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जनरल मैम, क्या इस बारे में कोई स्पष्ट सबूत है? मेरे मुवक्किल के बयान के अनुसार सिपाही विक्रम की मानसिक स्थिति वास्तव में अस्थिर थी और उसके शरीर पर खुद को घायल करने के निशान थे। खुद को घायल करना? हाँ, और पसलियों में फ्रैक्चर या चोट के निशान अभ्यास के दौरान हो सकते हैं। अगर जनरल मैम केवल अपने भतीजे के एक तरफा दावे को सुनती हैं
और मेरे मुवक्किल को दुर्व्यवहार के मुख्य अपराधी के रूप में आरोपित करती हैं, तो यह अधिकार का गंभीर दुरुपयोग हो सकता है। ऑस्कर के शब्द विनम्र लग रहे थे, लेकिन उनमें यह धमकी छिपी थी कि अंजलि को भी चोट लग सकती है। अंजलि हंसी, एक बहुत ठंडी और चुभने वाली हंसी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। हमने पहले ही कुछ गवाहियां हासिल कर ली हैं जो बताती हैं कि सिपाही विक्रम ने अड्डे पर अन्य सैनिकों के साथ समस्याओं के कारण खुद को घायल करने की कोशिश की थी। अंजलि ने ऑस्कर द्वारा दिए गए गवाही के दस्तावेजों को देखा। इसमें बटालियन के कुछ सैनिकों के बयान थे। सभी मानो एकमत से कह रहे थे कि विक्रम को वास्तव में अवसाद था, अक्सर अकेले में अजीब व्यवहार करता था और अजय ने वास्तव में उसकी मदद करने की कोशिश की थी। एक बहुत ही बेतुकी सामग्री। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे। वह सांप। अंजलि को एहसास हुआ कि पांडे सहयोग करने का नाटक करते हुए चुपचाप ऑस्कर के साथ मिलकर इन झूठे सबूतों को बनाने की साजिश कर रहा था। अजय और हरीश नामक पूंछ को काटने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे विक्रम को खुद को घायल करने वाले पागल के रूप में आरोपित करके मामले को पलटने की भी कोशिश कर रहे थे। यह उनका पहला उलटफेर कार्ड था। अविश्वसनीय। तुम मेरे भतीजे को पागल बनाना चाहते हो? तो अजय को केवल उच्चाधिकारी के अपमान के लिए हल्की सजा मिलेगी और यह मामला एक दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक की आत्महत्या की घटना के रूप में बंद कर दिया जाएगा। वैसी ही बात है जनरल मैम, हम केवल सच कह रहे हैं। कृपया तर्क संगत रूप से विचार करें। चुप रहो। अंजलि की आवाज पूरे जांच कक्ष में गूंज गई। वकील ऑस्कर, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अंजलि उठी और अजय की नाक के सामने तक चली गई। अजय एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन अपने वकील पर विश्वास होने के कारण उसने शांत रहने की कोशिश की। अजय सिंह, तुम सोचते हो कि तुम्हारा गुंडा समूह तुम्हें हमेशा के लिए बचाएगा? तुम सोचते हो कि भारत लॉ एसोसिएट्स तुम्हें रिहा कर देगा? क्या? कौन सा समूह? मुझे कुछ नहीं पता। अजय की आंखें कांपने लगीं। ऑस्कर का चेहरा भी तन गया। यह तथ्य नहीं जानते कि सेना में शामिल होने से पहले तुम दिल्ली में एक नाइट क्लब में कोषाध्यक्ष थे। यह तथ्य कि तुम लगभग अपने बॉस की जगह जेल जाने वाले थे, लेकिन पर्दे के पीछे किसी ने तुम्हारा रिकॉर्ड साफ कर दिया और तुम यहां भाग आए, यह भी नहीं जानते। अंजलि द्वारा दी गई जानकारी उसकी गुप्त खुफिया टीम की रात भर की मेहनत का परिणाम थी। तुम कैसे जानते हो? अजय, तुम्हें तुम्हारे बॉस ने फेंक दिया है। तुम केवल एक पूंछ हो। अगर तुम यहां अपना मुंह बंद रखते हो और सभी तथ्यों को पलट देते हो, तो तुम्हारा बॉस शायद भारत लॉ एसोसिएट से तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवा देगा, लेकिन अंत में तुम फिर भी एक कैदी बनोगे और जब तक तुम यहां सड़ोगे, तुम्हारा बॉस उस व्यवसाय को जारी रखने के लिए किसी और को भेज देगा। अंजलि ने ऑस्कर की ओर देखा। वकील ऑस्कर, मुझे नहीं पता कि उस समूह के पैसे धोने के लिए तुम्हें कितना भुगतान किया गया है, लेकिन एक गुप्त सैन्य क्षेत्र के अंदर होने वाले अपराधों में भाग लेना केवल तुम्हारे प्रैक्टिस लाइसेंस के रद्द होने पर समाप्त नहीं होगा। जनरल मैम, आप किस आधार पर? आधार? अंजलि ने जांच कक्ष का दरवाजा खोला। बाहर उसका सहायक नए दस्तावेजों के एक फोल्डर के साथ इंतजार कर रहा था। यही है जिसे तुम आधार कहते हो। अंजलि ने उस फोल्डर को मेज पर फेंक दिया। पहले पृष्ठ में अजय और हरीश की अड्डे के बाहर एक बार में गुंडा समूह के सदस्यों से मिलते हुए तस्वीरें थीं। दूसरे पृष्ठ में हरीश के खाते में बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरण का सबूत था। प्रेषक भारत लॉ एसोसिएट्स की एक फर्जी कंपनी थी जो उस गुंडा समूह की कोषाध्यक्ष थी। अभी भी कहना चाहते हो कि उसने खुद को घायल किया? अजय का चेहरा पीला पड़ गया। ऑस्कर अब और कुछ नहीं कह सका। अजय, बचने का केवल एक ही तरीका है। अभी बताओ कि तुम इस अड्डे में शामिल होने के बाद से कौन सा मिशन चला रहे हो और लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे के साथ कौन सा व्यवसाय चला रहे हो। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे का कोई लेना देना नहीं है। जब अजय ने बचाव करने की कोशिश की तो ऑस्कर ने उसकी बांह को मजबूती से पकड़ लिया। मुवक्किल को अब और बात करने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक फंसाने वाली जांच है। ऑस्कर ने अंजलि की ओर तीखी नजरों से देखा। ठीक है जनरल मैम, अगर यह सबूत सही है तो मेरा मुवक्किल अपनी सजा स्वीकार करेगा, लेकिन जनरल मैम भी नहीं बचेंगी। इन सभी अवैध सबूतों के संग्रह को हम इस सबूत के रूप में उपयोग करेंगे कि जनरल मैम ने अपने भतीजे के व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।
हम भी चुप पति। ये अपने मुवक्किल अपने भतीजे के व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। नहीं बैठेंगे। हम आधिकारिक तौर पर जनरल मैम के खिलाफ अधिकार के दुरुपयोग और अवैध निगरानी के आरोप में सेना मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे। यह उनका दूसरा उलटफेर कार्ड था। वे जांच की अवैधता पर सवाल उठाकर इस लड़ाई को कीचड़ में घसीटने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा, कर लो। अंजलि ने सिर हिलाया, मानो उसने यह अनुमान लगा लिया हो। सेना मुख्यालय में, राष्ट्रपति भवन में, कहीं भी मेरी रिपोर्ट करो, लेकिन उससे पहले तुम लोग पहले मरोगे। अंजलि अजय के पास गई और उसके कान में फुसफुसाई, अजय, तुम्हारा बॉस अब निश्चित रूप से सोच रहा होगा कि तुमने धोखा दिया है, कि तुमने यहां सब कुछ बता दिया है। तुम अब सेना, समाज और अपने समूह द्वारा फेंक दिए गए हो। तुम खत्म हो गए हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अजय को आखिरकार अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वह हिस्टीरिक रूप से चिल्लाने लगा। ऑस्कर की योजना अजय की रक्षा करने की नहीं थी, बल्कि अजय को अपराधी बनाकर और उसका मुंह बंद करके पांडे और मुख्य साजिशकर्ता की रक्षा करने की थी। अंजलि जांच कक्ष से बाहर निकली। सीएमपी कमांडर, उसे एकांत कारावास में डाल दो। किसी को भी उससे मिलने न दें। वकील ऑस्कर को तुरंत बाहर निकालो। यह एक प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र है। वकील या कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं आ सकता। अंजलि ने लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे द्वारा बनाई गई पहली रक्षा पंक्ति को नष्ट कर दिया था, लेकिन असली दुश्मन अभी शुरू होने वाला था। जैसे ही अजय नामक पूंछ कट गई, पांडे निश्चित रूप से जल्द ही दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति का निर्माण करेगा। दोहरा उलटफेर। हाँ, असली उलटफेर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अंजलि डिवीजन अस्पताल की ओर गई, जहां विक्रम का इलाज चल रहा था। अब समय आ गया था कि वह सुने कि विक्रम ने वह कौन सी महत्वपूर्ण चीज देखी थी। वह एकमात्र तलवार होगी जो ब्रजेश पांडे की गर्दन काट सकती थी। डिवीजन अस्पताल का प्रथम श्रेणी का वार्ड। खिड़की के बाहर सूरज डूबने लगा था, लेकिन कमरा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। कुछ दिनों के आराम और इलाज के बाद विक्रम का चेहरा थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन जब अंजलि अंदर आई तो विक्रम की आंखों में फिर से सतर्कता भर गई। मौसी, शांत हो जाओ विक्रम, यहां कोई नहीं आ सकता, केवल मैं और तुम हैं। अंजलि ने दरवाजा बंद कर दिया और किसी भी सुनने वाले उपकरण की संभावना के लिए पूरे कमरे की जांच की। वह अपने निजी सहायक के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। लांस नायक अजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। उसका वकील भी बाहर निकाल दिया गया है। इसी तरह हवलदार हरीश भी। तो क्या सब खत्म हो गया है? विक्रम की आवाज उम्मीद से ज्यादा संदेहपूर्ण लग रही थी। नहीं, यह तो बस शुरुआत है। विक्रम, तुम्हें मौसी को सब कुछ बताना होगा। तुमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अंजलि ने विक्रम का हाथ पकड़ा। गर्मी फैली और विक्रम की आंखें लाल हो गईं। वे बहुत डरावने लोग हैं मौसी। अजय तो बस एक फील्ड लीडर जैसा है। मैं जानती हूं उसके ऊपर कौन है। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेश पांडे, बटालियन कमांडर। विक्रम ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, बटालियन कमांडर भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता। क्या? अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मारा हो। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे साजिशकर्ता नहीं है तो फिर कौन? रेजिमेंट कमांडर या डिवीजन का डिप्टी कमांडर? अंजलि का दिमाग उलझ गया। क्या इसका मतलब यह है कि पांडे पूंछ नहीं काट रहा था, बल्कि पांडे खुद भी एक पूंछ है? मुझे भी उसका पद नहीं पता मौसी, लेकिन अजय और हरीश उस आदमी को डायरेक्टर कहते थे। डायरेक्टर? यह सेना में इस्तेमाल होने वाला पद नहीं है। हाँ, उस समय मैं पीछे की चौकी पर रात की ड्यूटी पर था और उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। विक्रम उस रात की घटना को याद करके ही कांपने लगा। लगभग सुबह 2 बजे चौकी के पास निगरानी कैमरे के अंधे स्थान पर मैंने हरीश और अजय को किसी से मिलते देखा। उसकी कार एक नागरिक कार थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट अजीब थी। अजीब कैसी? न तो सैन्य नंबर प्लेट, न ही सामान्य नागरिक नंबर प्लेट। बस एक सफेद पृष्ठभूमि पर 4 काले अंक, बस इतना ही। राजनयिक कार, या उससे भी ऊंची। एक बुरी आशंका ने अंजलि को घेर लिया। कार से उतरने वाला आदमी वह डायरेक्टर था। उसका शरीर बहुत लंबा था, आवाज नीची और अधिकारपूर्ण थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे उसके सामने बहुत झुक झुक कर बात कर रहा था। हालांकि उसने उसे बारिश से बचाने के लिए छाता पकड़ा हुआ था। उस डायरेक्टर ने बस बटालियन कमांडर के गाल थपथपाए। विक्रम आगे नहीं बढ़ सका। पांडे, तुम्हारा काम ठीक नहीं है।
इस महीने का लक्ष्य बस इतना ही है, तुम मजाक कर रहे हो? उसने ऐसा कहा। बटालियन कमांडर केवल यह कह सका, माफ कीजिए डायरेक्टर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे भीख मांग रहा हो। लक्ष्य। पहेली के टुकड़े अंजलि के दिमाग में जुड़ने लगे। गुंडे, अवैध, पैसा, सैन्य अधिकारियों से वसूली और लक्ष्य। तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या कर रहे थे? मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा मौसी, लेकिन उस रात बटालियन कमांडर और उस डायरेक्टर के जाने के बाद अजय और हरीश ने मुझे चौकी के पीछे के गोदाम में घसीटा। विक्रम की सांस फूलने लगी। उन्हें पता था कि मैंने उन्हें देख लिया है और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। विक्रम। अजय ने मेरा मुंह बंद कर दिया और हरीश ने मेरी बांह को सिगरेट से जलाया। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। उस समय उन्होंने कहा, इसे तो तुम्हारा जनरल दादा भी नहीं रोक पाएगा, यह देश का काम है। देश का काम। अंजलि अचानक खड़ी हो गई। यह केवल सैन्य खरीद या अवैध जुआ साइट के स्तर का नहीं था। नंबर प्लेट, डायरेक्टर, लक्ष्य, देश का काम। यह सेना के भीतर एक अवैध संगठन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो सैन्य संगठन का उपयोग कर रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे केवल एक मध्य प्रबंधक था और अजय एक फील्ड एजेंट था। विक्रम, क्या तुमने उस डायरेक्टर का चेहरा देखा? नहीं मौसी, बहुत अंधेरा था और बारिश बहुत तेज थी। छाते से ढका हुआ था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत स्पष्ट रूप से याद है। ठीक है, इतना ही काफी है। अंजलि ने विक्रम को शांत किया। विक्रम, तुमने एक अद्भुत काम किया है। इतना डरने के बावजूद सब कुछ याद रखने के लिए धन्यवाद। मौसी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? बेशक, मौसी तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी और मैं उन सबको नष्ट कर दूंगी। अंजलि का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया जब वह वार्ड से बाहर निकली। वह तुरंत अपने कार्यालय लौटी। दोहरा उलटफेर। हां, यही असली उलटफेर था। उसका दुश्मन लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे नहीं था। उसका दुश्मन इस डिवीजन के भीतर नहीं था। वे एक उच्च और गहरी जगह पर थे, शायद एक ऐसी जगह जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सीएम कोटेट ही। अंजलि ने अपनी तिजोरी खोली। उसके अंदर एक कार्ड था जिसे उसने अपने सैन्य करियर के दौरान रखा था। एक कार्ड जिसका उसने कभी एक बार भी उपयोग नहीं किया था। सहायक, तुरंत अल्फा स्तर की सुरक्षा के साथ सेना मुख्यालय से सीधा संपर्क स्थापित करो। उसके सहायक का चेहरा पीला पड़ गया। अल्फा स्तर की सुरक्षा का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब युद्ध छिड़ने वाला हो या समकक्ष राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हो। एक आपातकालीन लाइन जो केवल सेना प्रमुख या रक्षा मंत्री से जुड़ी होती है। जनरल मैम, अभी संपर्क स्थापित करो। मैं जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी वर्दी नहीं, अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। अंजलि ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। वह एक बहुत बड़ी अंधेरे की खाई के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाली थी। डिवीजन कमांडर के कार्यालय की सभी खिड़कियां बंद कर दी गईं और मोटे ध्वनिरोधी पर्दे नीचे कर दिए गए। अंजलि का कार्यालय पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग थलग हो गया था। उसकी मेज पर केवल एक लाल रंग का आपातकालीन टेलीफोन था। अल्फा लाइन जुड़ी हुई है। कुछ रिंगटोन के बाद एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसके बाद एक भारी और नीची आवाज आई, जनरल अंजलि। वह रक्षा मंत्री जनरल सेवानिवृत्त सूर्य बख्शी थे, जो अकादमी में अंजलि के बैचमेट थे और उनकी क्षमताओं को सबसे अच्छी तरह जानने वालों में से एक थे। सूर्य, तुमने वह अल्फा लाइन जलाई है। इसका मतलब है कि या तो उत्तर कोरिया ने सीमा पार कर ली है या कोई तख्ता पलट हुआ है। लगता है दोनों में से कोई नहीं है। क्या बात है? रक्षा मंत्री सूर्य की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन उसके पीछे एक तेज तनाव छिपा था। मंत्री जी, मैं अब जो कुछ भी कहने जा रही हूं उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए और आपके अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अंजलि ने जो कुछ भी जानती थी बिना कुछ छिपाए सब कुछ रिपोर्ट कर दिया। जब से वह विक्रम से मिलने गई थी, चौकी पर अपमान, विक्रम के घाव, अजय के पीछे का साजिशकर्ता, उस डायरेक्टर कहे जाने वाले व्यक्ति और लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे के बीच की बातचीत तक, टेलीफोन के दूसरे छोर पर एक लंबा सन्नाटा छा गया। रक्षा मंत्री सूर्य की लंबी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जनरल अंजलि, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे एहसास है सर, इसीलिए मैंने अल्फा लाइन जलाई है। जिस आदमी को तुम डायरेक्टर कह रही हो और वह रहस्यमयी वाहन, अगर यह सच है तो यह अब उस स्तर पर नहीं है जिसे मैं संभाल सकता हूं, और न ही तुम।
मैं जानती हूं सर, लेकिन मेरे अड्डे पर मेरा भतीजा नहीं, भारत का एक बेटा एक जानवर की तरह प्रताड़ित किया गया है। उसके पीछे कोई भी हो, मैं नहीं रुकूंगी। तुम्हारा वह स्वभाव कभी नहीं बदला। सूर्य एक पल के लिए चुप हो गया। जनरल अंजलि, तुमने जिसे छुआ है वह मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, यह एक बारूदी सुरंग है, और यह एक ऐसी बारूदी सुरंग हो सकती है जिसके अंदर इस देश का सबसे संवेदनशील हिस्सा दफन है। तो फिर मैं उस पर कदम रखूंगी और उसे खुद उड़ा दूंगी। मैं बस आपसे यह अनुरोध करती हूं कि जब मैं उसे उड़ा दूं तो आने वाले तूफान को आप रोक लें। तुम सच में? रक्षा मंत्री सूर्य ने फिर से एक सांस ली। ठीक है, अगर तुम इतनी दृढ़ हो तो मैं भी अपना पद दांव पर लगा दूंगा, जिस डायरेक्टर का तुमने उल्लेख किया है, और वह लक्ष्य। मेरी अंतरात्मा कहती है कि यह सेना नहीं है। बहुत संभावना है कि यह एक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी? आपका मतलब आईबी या रॉ से है? नहीं, उससे भी गहरा। शायद एक भूत जिसका कोई नाम भी नहीं है। यह संभव है कि वे सैन्य अड्डे का उपयोग एक सुरक्षित घर या अपने व्यवसाय की जगह के रूप में कर रहे हों। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे उनका नौकर है। नाम बदल को अलग अलग नाम बदल या उसकी कमजोरी के कारण उसे धमकाया गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आधिकारिक जांच उनके पूंछ को भी नहीं छू पाएगी। सही है, जब तुमने सीएमपी और निरीक्षणालय को तैनात किया तो उन्होंने निश्चित रूप से तुम पर नजर रखी होगी। यहां तक कि यह तथ्य कि तुम मुझे इस समय फोन कर रही हो शायद उनके कानों तक पहुंच गया हो। अंजलि को अपनी पीठ पर रेंगने का एहसास हुआ। अब से तुम्हें एक अक्षम कमांडर के रूप में अभिनय करना होगा। अक्षम? आपका क्या मतलब है? सर, एक भावुक महिला जनरल जो अपने भतीजे के मामले के कारण अपना विवेक खो बैठी है और अड्डे को तहस नहस कर रही है, यही वह मुखौटा है जिसे तुम्हें अब पहनना है। तुम्हें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि मेजर जनरल अंजलि केवल अपने भतीजे के लिए प्रतिशोध पर आमादा है, कुछ भी गहरा नहीं जानती। और उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे मैं कार्रवाई करूंगा। मैं सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हें एक अनौपचारिक अधिकार दूंगा जो सीधे इस देश के सर्वोच्च कमांडर द्वारा दिया जाएगा। तुम्हारा डिवीजन अब से उन भूतों का शिकारगाह बन जाएगा। मैं समझ गई। जनरल अंजलि, सावधान रहना। तुम्हारा दुश्मन सैनिक नहीं है। वे तुम्हें उन तरीकों से निशाना बनाएंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारा भतीजा भी अब डिवीजन अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। तो विक्रम, उसे तुरंत दिल्ली के आर्मी अस्पताल R&R में स्थानांतरित करो। मैं अपने लोगों को भेजूंगा। वह लड़का इस पूरे मामले की कुंजी है और तुम्हारी कमजोरी भी। वे निश्चित रूप से उसे निशाना बनाएंगे। मैं इसे याद रखूंगी। टेलीफोन कट गया। अंजलि ने पसीने से भीगे हुए रिसीवर को नीचे रखा। एक बहुत बड़े दुश्मन का रूप धुंधला सा दिखने लगा था। अब उसे एक साथ दो युद्ध लड़ने थे। एक, लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक प्रतिशोध का नाटक, और दूसरा, उनके पीछे के विशाल छाया संगठन के खिलाफ एक गुप्त युद्ध। सहायक, अंजलि ने दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया। तुरंत सिपाही विक्रम चौहान को आर्मी अस्पताल R&R में स्थानांतरित करने की तैयारी करो और मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैलाने की भी तैयारी करो। जी जी जनरल मैम, आपका मतलब? बस करो। अब से निरीक्षण की तीव्रता को 3 गुना बढ़ा दो। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की बटालियन को धूल में मिला दो। मुझे ऐसा दिखाओ कि मैं वास्तव में अपने भतीजे की समस्या के कारण अपना विवेक खो बैठी हूं। हर कमांडर की बैठक में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे पर कैसे दबाव डालती हूं, यह स्पष्ट रूप से दिखाओ। जितनी जल्दी अफवाहें फैलेंगी उतना अच्छा होगा। अंजलि की आंखें ठंडी चमक उठीं। एक अक्षम और भावुक महिला जनरल के मुखौटे के पीछे उसने सबसे तेज तलवार छिपा रखी थी। अगली सुबह पूरे डिवीजन के कमांडरों की एक बैठक आयोजित की गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। जैसे ही अंजलि बैठक कक्ष में आई, उसने पिछले दिन की शांति के बिना गुस्से वाले चेहरे के साथ मेज पर एक फोल्डर फेंक दिया। यही होता है एक निम्न स्तरीय अड्डे पर। एक डिवीजन कमांडर, वह भी नागरिक कपड़ों में, चौकी पर अपमानित होती है। मेरा भतीजा उस अड्डे पर एक जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, और यहां तुम में से किसी ने भी सही ढंग से रिपोर्ट नहीं की। सभी कमांडरों ने अंजलि की डांट सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसकी नजर सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे पर पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेश पांडे। जी जनरल मैम, कल तुमने मुझसे क्या कहा था?
यह अजय और हरीश का विचलित कार्य है। तुम्हारे सैनिकों से जो गवाही के दस्तावेज तुम लाए थे, मैंने वे सब देख लिए हैं। तुम मेरे भतीजे को खुद को घायल करने वाले पागल के रूप में आरोपित करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? जनरल मैम, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या यह एक गलतफहमी जैसा दिखता है? अंजलि ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विक्रम के घावों की तस्वीरें प्रदर्शित की। सिगरेट से जलने के निशान, चोट के निशान, टूटी हुई पसलियों की एक्सरे तस्वीरें। बैठक कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया। क्या इसी को तुम मजाक और खुद को घायल करना कहते हो? लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे, तुम कमांडर बनने के लायक नहीं हो। तुरंत। अंजलि एक पल के लिए रुकी, हांफते हुए जैसे वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रही हो। तुरंत लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को उसके पद से निलंबित करो, अभी। जनरल मैम, यह मेरा आदेश है। जब तक निरीक्षण के परिणाम नहीं आ जाते, तुम्हें बटालियन कमांडर के कार्यालय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाता है, समझे? लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे का चेहरा पीला पड़ गया। अन्य कमांडर हैरान थे। हालांकि निरीक्षण चल रहा था। एक बटालियन कमांडर को बिना स्पष्ट सबूत के निलंबित करना एक मनमाना कार्य था और इसे एक भावुक कार्रवाई माना जा सकता था। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, यह अफवाह कि मेजर जनरल अंजलि अपने भतीजे के मामले के कारण अंधी हो गई है, पूरे डिवीजन में, यहां तक कि उच्च कमान तक तेजी से फैल गई। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे निलंबित होने के बाद अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। बाहर से वह केवल खाली नजरों से देख रहा था जब अंजलि का सहायक निरीक्षण टीम के साथ सभी दस्तावेजों को जब्त कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा या प्रताड़ित महसूस करने का भाव नहीं था, बल्कि एक चालाक राहत थी। हां अंजलि, तुम बस एक भावुक महिला हो, अपने भतीजे के मामले पर हंगामा कर रही हो। बहुत अच्छा, इसी तरह हंगामा करती रहो। जितना तुम सतही चीजों पर आमादा रहोगी, हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे। एक ऐसी जगह पर जहां कोई नहीं देख रहा था, पांडे ने एक आपातकालीन फोन निकाला और एक पंक्ति का संदेश भेजा। लक्ष्य ने चारा खा लिया है। भावुक प्रतिक्रिया। योजना सुचारू रूप से चल रही है। प्राप्तकर्ता डायरेक्टर था। उसी समय अपने कार्यालय में अंजलि रक्षा मंत्री की विशेष टीम द्वारा उसके कार्यालय में लगाए गए एक अनौपचारिक सुनने वाले उपकरण के माध्यम से पांडे द्वारा भेजे गए संदेश की सामग्री सुन रही थी। आखिरकार तुमने चारा खा लिया। अंजलि ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। यही कार्य कि तुमने बुर बनाया। वह प्रतिक्रिया थी जो वह चाहती थी। सहायक। हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को निलंबित कर दिया गया है, निगरानी मत हटाना। बहुत संभावना है कि आज रात वह उस डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश करेगा। एक छाया की तरह उसका पीछा करो। वह कहीं भी जाए, किसी से भी मिले। जी, आदेश का पालन होगा। और अजय सिंह का क्या? वह एकांत कारावास में हंगामा कर रहा है मैम। अपने वकील से मिलने से मना किए जाने के बाद ऐसा लगता है कि उसे एहसास हो गया है कि उसे फेंक दिया गया है। वह लगातार जनरल मैम से मिलने के लिए चिल्ला रहा है। कहता है कि वह सब कुछ बता देगा। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो जब तक उसका डर चरम पर न पहुंच जाए। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। वह जानती थी कि पांडे पूंछ नहीं था, बल्कि एक मध्य प्रबंधक था। लेकिन उसे यह भी यकीन था कि पांडे उस गंदे व्यवसाय में बहुत दूर तक शामिल था। इंटेलिजेंस। जब से लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने बटालियन कमांडर के रूप में पदभार संभाला है, इस अड्डे पर हुई सभी अजीब घटनाओं को इकट्ठा करो। भागे हुए सैनिक, रहस्यमय मौतें या गायब हुए रसद और ईंधन, कुछ भी। अंजलि को लगा कि पांडे डायरेक्टर की छाया के पीछे अपना छोटा सा साम्राज्य भी बना रहा है। रात आ गई। निलंबित लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं निकला। हालांकि अंजलि की निगरानी टीम ने उसे पिछले दरवाजे से नागरिक कपड़ों में बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। पांडे अड्डे के पास घने जंगल के बीच एक सुनसान मंदिर की ओर गया। जनरल मैम, लक्ष्य चल रहा है। वह सुनसान मंदिर में घुस गया है। रुको, अंदर कोई है? निगरानी टीम से एक तत्काल रिपोर्ट रेडियो पर सुनाई दी। लापरवाही से पास मत जाओ, बस बाहर से नजर रखो। अंजलि ने तुरंत लड़ाकू कपड़े पहने। डिवीजन की विशेष बलों को इकट्ठा करो। 5 मिनट में लड़ाकू तैयारी में मेरे कार्यालय के सामने इकट्ठा हों। वह इस संभावना के लिए तैयार हो रही थी कि डायरेक्टर खुद प्रकट होगा। लेकिन निगरानी टीम से अगली रिपोर्ट उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे थी। जनरल मैम, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या है? स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करो।
जिस व्यक्ति से लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे मिल रहा है वह डायरेक्टर नहीं है, वह अजय का वकील ऑस्कर गुलाटी है। क्या वकील ऑस्कर? अंजलि भ्रमित थी। पांडे इस तरह के एक गुप्त स्थान पर रात में ऑस्कर से क्यों मिल रहा है? वे दोनों पैसों का एक बैग बदल रहे हैं मैम। पांडे ऑस्कर को कुछ दे रहा है और ऑस्कर उसे एक बैग दे रहा है जिसमें लगता है पैसे हैं। उस समय पहेली के सभी टुकड़े अंजलि के दिमाग में फिर से जुड़ गए। दोहरा उलटफेर नहीं, यह तिहरा उलटफेर था। अंजलि गुर्राई। ब्रिजेश पांडे, तुम एक डबल एजेंट के रूप में खेल रहे हो? नहीं, एक ट्रिपल एजेंट। पांडे डायरेक्टर का नौकर नहीं था, वह डायरेक्टर की छाया के पीछे अजय और वकील ऑस्कर का उपयोग करके अपना दूसरा व्यवसाय चला रहा था। वह डायरेक्टर को सैन्य अड्डे की सुविधाएं दे रहा था और कर चुका रहा था, और जो शक्ति उसे मिली थी वह डायरेक्टर को डायरेक्टर की कोशन की 5, वह डायरेक्टर की छाया, उससे वह गुंडों के साथ मिलकर दूसरा लाभ कमा रहा था। पांडे, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंदे हो। अंजलि ने विशेष बलों के रेडियो को पकड़ा। लक्ष्य बदलो, तुरंत उस सुनसान मंदिर को घेर लो, एक भी चूहा भागने न पाए। उसने सोचा था कि पांडे डायरेक्टर तक पहुंचने का एक पुल है। पता चला कि पांडे एक चमगादड़ था जो एक साथ 2 दलदलों में खुदाई कर रहा था। आज रात मैं उस चमगादड़ के पंख तोड़ दूंगी। अंधेरे से घिरा सुनसान मंदिर, केवल हवा की आवाज पुरानी छतों पर सरसरा रही थी। एक कमरे के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे और वकील ऑस्कर गुलाटी एक मंद टॉर्च की रोशनी की मदद से पैसों से भरे एक काले बैग की जांच कर रहे थे। इसके साथ अजय का मुंह निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। पांडे ने चिंता से पूछा। ऑस्कर नोटों के ढेर गिनते हुए व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। चिंता मत करो लेफ्टिनेंट कर्नल, अजय एक मरा हुआ कार्ड है, उसका संगठन भी हरकत में आ गया है। अंजलि कितना भी हंगामा करे, जल्द ही सेना मुख्यालय से जांच शुरू हो जाएगी। अधिकार का दुरुपयोग, अवैध निगरानी, वह अपने भतीजे के कारण अपनी वर्दी खो देगी। डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट सुचारू रूप से चल रही है ना? बेशक। मैंने उन्हें बता दिया है कि आपने अंजलि का ध्यान पूरी तरह से भटकाने में सफलता प्राप्त की है। डायरेक्टर साहब इस बार आपके लक्ष्य की बहुत सराहना करते हैं। तभी पांडे ने एक राहत की सांस ली। वह इस वास्तविकता से नशे में था कि उसने डायरेक्टर और गुंडा समूह दोनों को धोखा देने और बड़ा लाभ कमाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक उसी समय, बस यहीं तक, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। साथ ही दर्जनों शक्तिशाली सर्चलाइट एक साथ जल उठीं, जिससे वह कमरा दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया। आह! पांडे और ऑस्कर अपनी आंखें ढंकते हुए चिल्लाए। कमरे के हर कोने को काले लड़ाकू वर्दी में डिवीजन के विशेष बलों के सदस्यों ने घेर लिया था। उनकी बंदूकों की नालें सीधे उन दोनों की ओर थीं। अंजलि, पांडे ने पीले चेहरे के साथ बुदबुदाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अंजलि, जो भावुक और उसे निलंबित करने में व्यस्त होनी चाहिए थी, इस जगह के बारे में कैसे जान गई और यहां तक कि सेना भी ले आई। अंजलि धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली, गुस्से से भरे चेहरे के साथ नहीं, बल्कि एक ठंडे कमांडर के चेहरे के साथ जो मानो सब कुछ देख रहा हो। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे, एक निलंबित अधिकारी, आधी रात को एक मंदिर में एक नागरिक से रिश्वत लेने के लिए मिल रहा है। बहुत दिलचस्प दृश्य है। जनरल मैम, यह एक गलतफहमी है। मैं केवल अड्डे की समस्याओं के बारे में परामर्श कर रहा था। परामर्श? क्या यह पैसों का बैग परामर्श शुल्क है? अंजलि ने एक विशेष बल के सदस्य को इशारा किया। उस सदस्य ने पैसों का बैग छीन लिया और उसे अंजलि के सामने फेंक दिया। बैग खुल गया, जिससे 2000 के नोट बिखर गए। वकील ऑस्कर गुलाटी, आपको इस समय अवैध रूप से प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में प्रवेश करने और एक सैन्य अधिकारी को रिश्वत देने के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। क्या आपका अधिकार? मैं एक नागरिक हूं। अगर आप मुझे अभी नहीं छोड़ते। ऑस्कर ने संघर्ष किया, लेकिन विशेष बल के सदस्यों ने उसे बेरहमी से हथकड़ी लगा दी। और तुम, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे। अंजलि पांडे के पास गई। पांडे डर के मारे पीछे हट गया। तुम्हें रिश्वत लेने, भगोड़ापन और विभिन्न अन्य अपराधों के आरोप में हिरासत में लिया जाता है, जिनका मैंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। जनरल मैम, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे केवल आदेश दिया गया था। किसने आदेश दिया? डायरेक्टर ने। पांडे का शरीर अंजलि के सवाल को सुनकर जम गया। वह हैरान था कि अंजलि को वह नाम पता था। तुम बोल नहीं सकते, है ना?
क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे तुम्हें डायरेक्टर खत्म कर देगा, लेकिन भले ही तुम न बोलो तुम यहां खत्म हो जाओगे। अंजलि ने पांडे के कॉलर को पकड़ा। मेरे भतीजे के साथ तुम्हारा किया और इस अड्डे पर तुम्हारे सभी गंदे काम मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी, भले ही मुझे तुम्हें जिंदा खाल उधेड़नी पड़े। जनरल मैम, मैंने केवल अजय को नियंत्रित करने के लिए ऑस्कर से संपर्क किया था। वह गुंडा समूह। पांडे ने बेतहाशा अभिनय किया, मानो वह डायरेक्टर का एक वफादार नौकर था जो गुंडा समूह को नियंत्रित करने की कोशिश करते समय शिकार हो गया था। चुप रहो। अंजलि ने पांडे को जमीन पर फेंक दिया। इन दोनों चूहों को ले जाओ, इन्हें सीएमपी के भूमिगत जांच कक्ष में डाल दो, किसी को भी मिलने की अनुमति न दें। विशेष बल के सदस्य उन दोनों को घसीट कर ले गए। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। जनरल मैम, अब हमारी क्या योजना है? सहायक ने पूछा। पांडे अब डायरेक्टर द्वारा फेंका जाने वाला एक कार्ड बन गया है। वे जल्द ही जान जाएंगे कि पांडे पकड़ा गया है और अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे पांडे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए? नहीं, हम पांडे का उपयोग चारे के रूप में करेंगे। अंजलि की आंखें चमक उठीं। पांडे को सीएमपी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में जानबूझकर एक खामी बनाओ ताकि वह भाग सके। जी जनरल मैम, यह जीवित रहने के लिए वह निश्चित रूप से डायरेक्टर के पास भागेगा। हम उसकी पूंछ का पीछा करते हुए डायरेक्टर के बिल तक जाएंगे। यह एक खतरनाक दांव है, लेकिन यह उन भूतों के रूप को पकड़ने का एकमात्र अवसर भी है। सारी तैयारी हो चुकी है। अब सांप के अपने बिल से बाहर निकलने का समय है। अंजलि ने मंदिर छोड़ दिया। उसने पांडे नामक चमगादड़ को पकड़ लिया था, लेकिन असली लक्ष्य उस अंधेरे का स्वामी था जो उस चमगादड़ को नियंत्रित करता था। सुबह सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे और वकील ऑस्कर गुलाटी को ले जा रही मिलिट्री पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी डिवीजन से केंद्रीय सैन्य जेल की ओर निकली। यह एक झूठी जानकारी थी जिसे अंजलि ने जानबूझकर फैलाया था। असली योजना उन्हें सीएमपी के भूमिगत जेल में ले जाने की थी, लेकिन यह डायरेक्टर के पक्ष को धोखा देने के लिए एक धुआं स्क्रीन ऑपरेशन था। जब एस्कॉर्ट गाड़ी पिछले गेट से गुजरी और एक सुनसान पहाड़ी सड़क में प्रवेश किया, तो अंजलि की योजना के अनुसार एक दुर्घटना हुई। क्रैक! गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक चिल्लाया और स्टीयरिंग व्हील को घुमाया। गाड़ी सुरक्षा बाड़ से टकरा गई और सड़क के किनारे के जंगल में गिर गई। अंजलि के विशेष बलों का एक स्नाइपर जो पहले से ही तैयार था ने गाड़ी के टायर पर सटीक निशाना लगाया था। यह क्या है? पिछली सीट पर हथकड़ी लगे पांडे ने चिल्लाया। उसके साथ मौजूद सीएमपी के जवान अंजलि के परिदृश्य के अनुसार बेहोश होने का अभिनय करने लगे। हमला! भागो! ड्राइवर ने दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया और भागने का नाटक किया। अराजकता के बीच पांडे ने गलती से मान लिया कि यह उसे बचाने के लिए डायरेक्टर द्वारा भेजी गई टीम का हमला था। उसने मुझे नहीं छोड़ा। वह हथकड़ी लगे हाथों से कार का दरवाजा खोलने की सख्त कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय जंगल से दो काले नकाबपोश लोग निकले, आसानी से सीएमपी के जवानों को निष्क्रिय कर दिया और एक विशेष उपकरण से पांडे की हथकड़ियां काट दी। क्या तुम लोगों को डायरेक्टर साहब ने भेजा है? पांडे ने घबराकर पूछा। नकाबपोश लोगों ने जवाब नहीं दिया, केवल पांडे की बाह खींची और जंगल में गायब हो गए। वे उसे बचाने आए डायरेक्टर के आदमी नहीं थे। वे अंजलि के विशेष बलों के सदस्य थे जो पांडे को डायरेक्टर के पास ले जाने वाले थे। वकील ऑस्कर गुलाटी को योजना के अनुसार बेहोश सीएमपी के जवानों के साथ घटनास्थल पर छोड़ दिया गया। वह इस ऑपरेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। पांडे, जिसे पूरा यकीन था कि उसे बचा लिया गया है, उन नकाबपोश लोगों का पीछा करते हुए पहाड़ों से गुजरा और नदियां पार कीं। उसके शरीर पर अंजलि की टीम द्वारा चुपके से लगाया गया एक सुपर छोटा ट्रैकिंग डिवाइस सक्रिय था। जनरल मैम, चारा हिलने लगा है। इस समय उत्तरी पहाड़ों के माध्यम से नागरिक प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। डिवीजन के कमांड रूम में अंजलि एक विशाल सामरिक स्क्रीन पर वास्तविक समय में पांडे की गतिविधियों की निगरानी कर रही थी। वह वहां जा रहा है। पांडे का मार्ग अड्डे के पीछे नागरिक प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जा रहा था, जो कि विक्रम द्वारा बताई गई पिछली चौकी के अंधे स्थान से जुड़ा था। सभी पीछा करने वाली टीमें दूरी बनाए रखें। जब तक वह पूरी तरह से बिल में न घुस जाए तब तक प्रतीक्षा करें और रक्षा मंत्री सूर्य से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि शिकार छेद में घुस रहा है। रक्षा मंत्री सूर्य बख्शी ने तुरंत राष्ट्रपति से अनुमोदन मांगा और चुपके से
सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद रोधी बल 81 पैरा स्पेशल फोर्सेज को अंजलि के डिवीजन में भेजा। पांडे आधी मृत अवस्था में मिलन स्थल पर पहुंचा। वह जगह बाहर से एक सामान्य सैन्य अभ्यास सुविधा की तरह लग रही थी, लेकिन उसके नीचे एक विशाल बंकर छिपा हुआ था। डायरेक्टर साहब, यह पांडे है, मेरी मदद करो। जब पांडे ने बंकर के स्टील के दरवाजे पर दस्तक दी तो भारी दरवाजा खुला और उसे लाने वाले नकाबपोश लोग, अंजलि के विशेष बल के सदस्य, ने उसे अंदर धकेल दिया और वे भी बंकर में घुस गए। बहुत अच्छा काम किया। बंकर के अंदर के अंधेरे से एक नीची और अधिकारपूर्ण आवाज गूंज उठी। विक्रम द्वारा बिल्कुल नकल की गई आवाज। वह डायरेक्टर था। उस पागल औरत अंजलि ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। डायरेक्टर साहब। पांडे फर्श पर गिर पड़ा और दहाड़ने लगा। मैं जानता हूं पांडे, लक्ष्य देने में तुम्हारी सेवाओं को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम बहुत कुछ जानते हो। डायरेक्टर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला। उसका चेहरा देखकर पांडे बहुत हैरान हुआ। आप? वह कोई सैनिक नहीं था। वह राष्ट्रपति के स्टाफ कार्यालय का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, जिसे उस समय सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। पांडे, तुमने मुझे जो सैन्य अड्डा रूपी व्यापार का मैदान दिया था, वह बहुत उपयोगी था। उत्तर कोरिया के साथ हमारे द्वारा व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए या आंतरिक गद्दारों को चुपचाप खत्म करने के लिए एकदम सही। उत्तर कोरिया के साथ व्यापार। पांडे को एहसास हुआ कि वह अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक अपराध में शामिल हो गया था। डायरेक्टर के आदेश पर उसने जिस लक्ष्य को छुपाया था, वह केवल एक अवैध जुआ साइट नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को हिला देने वाला एक देशद्रोह का कार्य था। हाँ, और तुम्हारे भतीजे ने उसे देख लिया। उस रात हम सामान स्थानांतरित कर रहे थे। तुम्हारे उस मूर्ख भतीजे ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उस समय बंकर के बाहर एक बड़ा विस्फोट हुआ और धावा बोलने का ऑपरेशन शुरू हो गया। अब धावा बोलो। डिवीजन के विशेष बल और रक्षा मंत्री द्वारा भेजे गए 81 पैरा SF ने बंकर के सभी प्रवेश द्वारों को एक साथ विस्फोट से उड़ा दिया और अंदर घुस गए। डायरेक्टर साहब, यह एक जाल है। यह अंजलि है। डायरेक्टर के अंगरक्षकों, छाया संगठन के सदस्यों और विशेष बलों के बीच एक भीषण गोलीबारी हुई। बंकर एक पल में एक युद्ध क्षेत्र बन गया। पांडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर ने सोचा कि पांडे ने उसे धोखा दिया है और उसकी ओर एक पिस्तौल तान दी। ना, नहीं, कृपया। धायन। पांडे अपने भरोसेमंद डायरेक्टर की पिस्तौल से गोली लगने के बाद गिर पड़ा। अंजलि बुलेट प्रूफ हेलमेट और हाथ में पिस्तौल लिए धुएं के बीच से बंकर में घुसी। उसकी आंखें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थीं। डायरेक्टर, तुम हो जिसे डायरेक्टर कहते हैं? डायरेक्टर कंधे में गोली लगने के घाव के साथ पहले ही गिर चुका था। उसने अंजलि को देखा और व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। मेजर जनरल अंजलि शर्मा, तुम एक भतीजे के लिए इस पूरे देश को तहस नहस करना चाहती हो। तुम्हारे जैसे कचरे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। मेरे भतीजे के साथ तुम्हारा किया और इस देश के साथ तुम्हारा किया, इसकी कीमत नरक में चुकाना अब से। अंजलि उसे हथकड़ी लगाने के लिए पास आई, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी बची हुई ताकत से अपनी जेब से कुछ निकाला। यह सब ऊपर वालों की इच्छा है। उसके हाथ में एक ग्रेनेड था। उसने उसकी पिन खींच ली और अंजलि की ओर मुस्कुराया। साथ में मरो अंजलि। जनरल मैम। विशेष बल के सदस्य डर के मारे चिल्लाए, लेकिन अंजलि पीछे नहीं हटी। ग्रेनेड की पिन खींचने की आवाज ने बंकर के अंदर की गोलीबारी की आवाज को दबा दिया। डायरेक्टर हिस्टीरिक रूप से हंसा और अंजलि को गले लगाने की कोशिश की। उस समय पीछे हटने के बजाय अंजलि ने एक अकल्पनीय गति से हरकत की। उसने डायरेक्टर की कलाई को मरोड़ दिया, ग्रेनेड पकड़े हुए हाथ को उसके अपने सीने पर धकेल दिया। इसके साथ ही वह पीछे की ओर कूदी और पास के उपकरणों के ढेर के पीछे छिप गई। डायरेक्टर ने अपने सीने से चिपके ग्रेनेड को हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बूम! एक पृथ्वी कंपा देने वाले विस्फोट ने बंकर के अंदर के हिस्से को बहा दिया। डायरेक्टर का शरीर बिना किसी आकार के नष्ट हो गया। उन सभी रहस्यों के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया जो वह अपने साथ लाया था। खांसी, खांसी। अंजलि विस्फोट की लहर से ढह गए उपकरणों के ढेर से खांसते हुए उठी। अगर बुलेट प्रूफ हेलमेट न होता तो वह निश्चित रूप से मर गई होती। जनरल मैम,
आप ठीक हैं? जीवित बचे लोगों की जांच करो। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे कैसा है? विशेष बल के सदस्य दौड़े और गिरे हुए पांडे की स्थिति की जांच की। उसकी सांस अभी भी चल रही है मैम, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। उसे मरने मत देना। उसे अपने सभी अपराधों के लिए अदालत में गवाही देनी होगी। ऑपरेशन सफल रहा। छाया संगठन का मूल और सेना में उनके साथी ब्रिजेश पांडे को निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन अंजलि जानती थी कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मरने से पहले डायरेक्टर के अंतिम शब्द ऊपर वालों की इच्छा उसके दिमाग में गूंजते रहे। रक्षा मंत्री सूर्य बख्शी घटनास्थल पर पहुंचे। बंकर का अंदर का हिस्सा एक युद्ध क्षेत्र जैसा हो गया था। जनरल अंजलि, तुम ठीक हो? मैं अभी भी जीवित हूं सर। मुझे रिपोर्ट मिल गई है। वह डायरेक्टर वास्तव में राष्ट्रपति का विशेष स्टाफ प्रमुख था। उसका नाम खुराना था। रक्षा मंत्री सूर्य का चेहरा उदास लग रहा था। यह एक ऐसा घोटाला है जो इस देश की नींव को हिला देगा। मैं यह भी कल्पना नहीं करना चाहता कि खुराना के पीछे और कौन है। मंत्री जी, यह मामला बस ऐसे ही बंद नहीं किया जा सकता। पांडे अभी भी जीवित है। वह सब कुछ बताएगा। मैं जानता हूं। जनरल अंजलि, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। सूर्य ने अंजलि के कंधे पर थपथपाया। लेकिन तुम्हें इसके परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। आपका क्या मतलब है सर? खुराना के पीछे के ऊपर वाले निश्चित रूप से तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे खुराना की मौत को एक अत्यधिक कार्रवाई के रूप में आरोपित करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन को तुम्हारे व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल देंगे। यह तथ्य कि तुमने एक संभवदाते अन्ना सभादा निलंबित पांडे का अवैध रूप से एक फंसाने वाली जांच करने के लिए उपयोग किया, एक स्पष्ट कमजोरी होगी। मुझे परवाह नहीं है। जब तक सच्चाई सामने आ सकती है, मैं इस वर्दी को उतारने को तैयार हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, सूर्य ने दृढ़ता से कहा। इस मामले की सच्चाई की जिम्मेदारी मैं लूंगा और सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करूंगा। तुमने जो शुरू किया है उसे तुम्हें खत्म करना होगा। मैंने जो शुरू किया है? हाँ, वह कचरा जिसने तुम्हारे भतीजे को उस हाल में पहुंचाया। क्या वे अभी तक साफ नहीं हुए हैं? तभी अंजलि को एहसास हुआ। मुख्य शरीर को पकड़ने पर इतना ध्यान केंद्रित करने के कारण वह उन पूंछों को भूल गई थी जो इस सब की शुरुआत थीं। अजय सिंह और हरीश कुमार। पांडे खत्म हो गया था। खुराना भी मर चुका था। गुंडा संगठन नष्ट हो जाएगा और वकील ऑस्कर गुलाटी का प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द होने के बाद जेल में सड़ेगा। अब समय आ गया था कि उस कचरे को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि अब उनके लिए कोई डायरेक्टर, बटालियन कमांडर या कोई भी समर्थन नहीं बचा है। अंजलि ने सिर हिलाया। एक ठंडा गुस्सा उसकी आंखों में फिर से जल उठा। सहायक, तुरंत सीएमपी के एकांत कारावास से संपर्क करो। अजय और हरीश को आर्मी अस्पताल R&R ले आओ, जहां सिपाही विक्रम चौहान का इलाज चल रहा है। मैं उन्हें एक बहुत ही विशेष मुलाकात दूंगी। आर्मी अस्पताल R&R, उच्च सुरक्षा वाला वार्ड। अपनी मौसी के सुरक्षित लौटने की खबर सुनकर विक्रम ने एक राहत की सांस ली, लेकिन आघात की छाया अभी भी उसके चेहरे पर बची थी। लेकिन उसकी आंखों की नजर पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मौसी, विक्रम, अब सब कुछ सच में खत्म हो गया है। जब अंजलि ने ऐसा कहा तो कमरे का दरवाजा फिर से खुला और दो आदमियों को 2 सीएमपी सदस्यों द्वारा घसीटकर अंदर लाया गया। लांस नायक अजय सिंह और हवलदार हरीश कुमार। अजय विक्रम को देखकर चौंक गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस जगह पर क्यों घसीटा गया है। पिछले कुछ दिनों से एकांत कारावास में बंद उन्हें बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं थी और उन्हें यह एहसास नहीं था कि उन्हें बचाने वाली सभी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। जी जनरल मैम, यह क्या हो रहा है? हरीश ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम दोनों इस लड़के के सामने घुटने टेको। सीएमपी ने उनके घुटनों के पीछे लात मारी, जिससे दोनों विक्रम के बिस्तर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। विक्रम, अंजलि ने पुकारा, उस रात जब तुम्हें प्रताड़ित किया गया था, उन्होंने तुमसे क्या कहा था? इसे तो तुम्हारा जनरल दादा भी नहीं रोक पाएगा। यह देश का काम है। विक्रम ने सिर हिलाया। अजय और हरीश के चेहरे पीले पड़ने लगे। अजय, जिस गुंडा बॉस पर तुम्हें गर्व था उसे हिरासत में ले लिया गया है। जिस वकील ऑस्कर पर तुम निर्भर थे वह अब जेल में है। फिर अंजलि ने हरीश का कॉलर पकड़ा। हरीश, जिस लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे की तुम प्रशंसा करते थे वह अब आईसीयू में मर रहा है।
और जिस डायरेक्टर ने तुम्हें पैसे दिए थे वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? आपका क्या मतलब है? झूठ। यह झूठ है ना? अजय ने अविश्वास से चिल्लाया। झूठ। अंजलि ने अपने सहायक से एक दस्तावेज प्राप्त किया। अजय सिंह, सैन्य अदालत में तुम्हारे खिलाफ उच्च अधिकारी का अपमान, दुर्व्यवहार, विशेष हमला और देशद्रोह की कार्रवाई में संलिप्तता के अतिरिक्त आरोप लगेंगे। तुम इस वर्दी को जिंदा नहीं उतार पाओगे। जिस गुंडा संगठन पर तुम्हें गर्व था, जिसे तुमने सोचा था कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा, पता चला कि उन्होंने तुम्हारे परिवार को भी गारंटी के रूप में धमकी दी थी। तुम्हें बस फेंक दिया गया है। नहीं नहीं। अजय को आखिरकार एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह हिस्टीरिक रूप से चिल्लाने लगा। एक गुंडे के रूप में उसका घमंड, एक संगठन पर उसका विश्वास जिसने वास्तव में उसे धोखा दिया था, सब कुछ ढह गया। और तुम, हरीश कुमार। अंजलि ने हरीश को देखा। वह हवलदार पहले ही अपनी पैंट गीली कर चुका था और फर्श पर माफी मांग रहा था। तुमने एक एनएसओ के रूप में एक सैनिक की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को नजरअंदाज कर दिया है। नहीं, तुमने उस घृणित कार्य का नेतृत्व किया है। तुम अजय से भी ज्यादा दुष्ट हो। तुमने अपनी छोटी सी शक्ति का उपयोग कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए किया। अंजलि विक्रम के पास गई। विक्रम, क्या तुम उनसे कुछ कहना चाहते हो? विक्रम धीरे धीरे बिस्तर से उठा। वह अब पहले की तरह कांपता हुआ, डरा हुआ व्यक्ति नहीं था। वह नरक से गुजर चुका था और अब सच्चाई का सामना करने का साहस रखता था। विक्रम ने सीधे अजय और हरीश की ओर देखा। तुम लोगों ने हर रात उस गोदाम में मुझे मारने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि तुम लोग इंसान नहीं हो। वी मैं गलत था। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे से डरता था। मैं अजय से डरता था। कृपया, बस इस एक बार, कृपया। हरीश। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। माफी मैं नहीं दूंगा। तुम लोग अपने किए अपराधों की कीमत चुकाओगे। जीवन भर जेल में, हर रात अपने किए को याद रखना, यहां तक कि अपने सपनों में भी। यह सबसे ठंडा और सबसे उत्तम प्रतिशोध था। अजय पूरी तरह से टूट चुका था। वह अब कोई गुंडा नहीं था, कोई सैनिक नहीं था। वह केवल एक घृणित अपराधी था जिसके अपराध दुनिया के सामने उजागर हो चुके थे। इन्हें ले जाओ। अंजलि के आदेश पर सीएमपी ने उन दोनों को बोरियों की तरह घसीट लिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मौसी, क्या यह सच में खत्म हो गया है? हाँ, सच में खत्म हो गया है। अंजलि ने विक्रम को कसकर गले लगा लिया। यह एक डिवीजन कमांडर के रूप में एक वादा नहीं था, बल्कि एक मौसी के रूप में एक वादा था। मुख्य साजिशकर्ता डायरेक्टर खुराना और मध्य प्रबंधक लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे को हटाने के बाद अंजलि की तलवार अड्डे पर बचे हुए दर्शकों की ओर मुड़ी। वे अधिकारी और वरिष्ठ सैनिक जो विक्रम की पीड़ा को जानते थे, लेकिन केवल चुप रहे या यहां तक कि भाग भी लिया। उसने हरीश के सीधे बॉस यानी कंपनी कमांडर को बुलाया, जो चौकी पर केवल देख रहा था। कंपनी कमांडर, जब यह भयानक घटना तुम्हारी इकाई में हो रही थी तो क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते थे? डिवीजन कमांडर के कार्यालय में बुलाए गए कंपनी कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया था। जे जनरल मैम, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने कहा था कि वह सिपाही विक्रम की समस्या को सीधे संभालेंगे। पांडे एक बहाना बन सकता है। बटालियन कमांडर द्वारा संभाला जाना का क्या मतलब था? एक सैनिक के शरीर को सिगरेट से जलाना। क्या तुम अपने पलटन कमांडरों पर नजर नहीं रखते? क्या तुमने कभी सैनिकों के साथ परामर्श नहीं किया? तुम कमांडर बनने के लायक नहीं हो। अगर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता, मेरा भतीजा नहीं, एक सैनिक इस तरह से तबाह नहीं होता। तुमने स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य में लापरवाही की है। उसी स्थान पर अंजलि ने कंपनी कमांडर को पद से हटाने का आदेश दिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा अनुशासनात्मक बोर्ड में मुकदमा चलेगा और बहुत संभावना है कि तुम सम्मान के साथ सेवानिवृत्त नहीं हो पाओगे। जनरल मैम, कृपया बाहर निकलो। कंपनी कमांडर को घसीटकर बाहर निकालने के बाद उन वरिष्ठ सैनिकों की बारी थी जिन्होंने विक्रम को पागल बताने वाले झूठे बयान पर हस्ताक्षर किए थे। वे लोग थे जिन्होंने अजय के प्रतिशोध के डर से या लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे के बहकावे में आकर झूठ बोला था। तुमने अपने साथी को बेच दिया। अंजलि ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। तुम अजय से डरते थे, इसीलिए तुमने अपने साथी और कनिष्ठ को नरक में मरने दिया, और उस खूनी हाथों से तुमने झूठी गवाही भी दी। हमें माफ कर दो मैम, हमने ज्यादा नहीं सोचा नहीं।
बल्कि तुम्हारी आत्मा सड़ी हुई है। तुम सभी को अलग अलग इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, सबसे कठिन और सबसे मुश्किल जगहों पर, और तुम्हारे सैन्य रिकॉर्ड में हमेशा के लिए एक लाल लिखावट अंकित होगी, साथी के खिलाफ झूठी गवाही और हिंसा की कार्रवाई को होने देना। यह एक मौत की सजा के बराबर था, एक लेबल जो उन्हें जीवन भर न केवल सेना में रहते हुए बल्कि समाज में लौटने के बाद भी उनका पीछा करेगा। जो अधिकारी केवल देखते रहे, उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया या उनका पद घटा दिया गया। उस उदासीन अड्डे पर पूरी कमान श्रृंखला को जड़ों तक उखाड़ दिया गया। अंजलि ने इस खूनी सफाई को अपने दोहरे उलटफेर के अंतिम चरण के रूप में बनाया। यदि डायरेक्टर नामक बड़े अपराध का उन्मूलन न्याय की स्थापना थी, तो इन दर्शकों को दंडित करना पुनर्प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। अंजलि अच्छी तरह से जानती थी कि एक संगठन को केवल बड़े अपराध ही नहीं, बल्कि उसे होने देने वाले हजारों दर्शक भी बर्बाद करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेश पांडे आईसीयू में होश में आया, लेकिन वह सब कुछ खो चुका था। न केवल उसकी सैन्य स्थिति, बल्कि एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा भी। उसे डायरेक्टर खुराना के देशद्रोह के कार्य में मुख्य साथी के रूप में आरोपित किया गया था। डायरेक्टर के संरक्षण में उसने जो भी भ्रष्टाचार, सैन्य खरीद, गबन और विक्रम के अलावा अन्य सैनिकों के खिलाफ हिंसा के आदेश दिए थे, वे सभी उजागर हो गए। उसे सैन्य अदालत में अधिकतम सजा सुनाई गई। उसका शेष जीवन जेल में बिताना था। अदालत में अपने अंतिम बयान में वह चिल्लाया, अंजलि, उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लांस नायक अजय सिंह, एक गुंडे के रूप में उसका अतीत मानो कोई मायने नहीं रखता था। जब वह अदालत में लगातार रोता रहा, जिस संगठन पर उसे विश्वास था, उसने उसे फेंक दिया था और उसके अपराध बहुत स्पष्ट थे। दुर्व्यवहार, हमला और देशद्रोह की कार्रवाई को होने देने के आरोपों के साथ उसे भी दशकों की जेल की सजा सुनाई गई। एक गुंडे के रूप में उसकी पृष्ठभूमि इस बात का सबूत बन गई कि उसने सैन्य संगठन को कितना कम आंका था। हवलदार हरीश कुमार, उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे वह पैसे के बदले में लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे और अजय के बीच एक नौकर बन गया था। यहां तक कि विक्रम की यातना में उसकी सीधी संलिप्तता भी। उसने आंसुओं के साथ माफी मांगी, लेकिन अंजलि ने कोई भी सहिष्णुता नहीं दिखाई। उसे भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसने जेल की सजा काटी। और मेजर जनरल अंजलि शर्मा, रक्षा मंत्री सूर्य बख्शी के मजबूत संरक्षण और राष्ट्रपति के विश्वास के तहत छाया संगठन का उन्मूलन करने में उसकी सेवाओं को मान्यता दी गई। लेकिन साथ ही एक कमांडर के रूप में प्रक्रिया के अनुसार एक फंसाने वाली जांच करने के लिए उसे एक प्रतीकात्मक फटकार की सजा मिली। अंजलि ने उस सजा को खुले दिल से स्वीकार किया। यह इस बात का भी सबूत था कि उसने यह सब एक डिवीजन कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि एक मौसी के रूप में शुरू किया था। कुछ महीने बाद वह अड्डा पूरी तरह से नया था। भ्रष्ट कमांडर गायब हो गए थे, उनकी जगह नए नेतृत्व ने ले ली थी। मेजर जनरल अंजलि शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से नए कमांडरों के साथ मैदान का दौरा किया और वादा किया कि इस तरह की त्रासदी फिर कभी नहीं होगी। उसकी नजर उस पिछली चौकी पर पड़ी जहां विक्रम को पहली बार घसीटा गया था। वह की जगह अब बंद कर दी गई थी। 1 साल बीत गया, मौसम बदल गया और उस ग्रामीण अड्डे की चौकी पर नए सैनिक ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपने वरिष्ठों से उस दिन की महान कहानी सुनी थी और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत अनुशासन के साथ चौकी की रखवाली कर रहे थे। एक सप्ताहांत की दोपहर एक काली सेडान चौकी के सामने रुकी। एक सिपाही जो ड्यूटी पर था तेजी से दौड़ा और सलामी दी। सावधान, जय हिंद, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। कार की खिड़की नीचे हुई और मेजर जनरल अंजलि शर्मा बड़े करीने से बंधे बालों के साथ मुस्कुराते हुए अपना पहचान पत्र दे किया। उसने एक हाथी दांत रंग का ब्लाउज और साधारण जीन्स पहनी हुई थी। जॉर्ज जनरल मैम, वह सिपाही हैरान था और फिर से सलामी देने वाला था। बस आराम से, अंजलि ने धीरे से कहा। आज मैं एक डिवीजन कमांडर के रूप में नहीं आई हूं, मैं अपने भतीजे से मिलने आई हूं। जी, आपका भतीजा? हाँ, आज मेरे भतीजे की छुट्टी है। थोड़ी देर बाद चौकी के अंदर से
एक हवलदार के पद का एक सुंदर दिखने वाला जवान बाहर निकला। अब पहले की तरह डरा हुआ सिपाही नहीं था। वह हवलदार विक्रम चौहान था, जिसने अपने आघात पर काबू पा लिया था और अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा बहुत अच्छे से पूरी की थी। मौसी, विक्रम उज्जवल रूप से मुस्कुराया, अंजलि की ओर दौड़ा और सलामी दी। जय हिंद। रिपोर्ट। हवलदार विक्रम चौहान ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया विक्रम। अंजलि ने विक्रम के कंधे पर थपथपाया। दोनों की आंखों में अतीत का दर्द और उस पर काबू पाने का गर्व झलक रहा था। मौसी, आपने उस दिन जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? विक्रम ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? मैं इन कपड़ों में सबसे ज्यादा आरामदायक महसूस करती हूं। अंजलि भी हंस पड़ी। जब वे कार में बैठने वाले थे तो ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने हिम्मत करके अंजलि से पूछा, जनरल मैम, शायद कैंटीन में कॉफी पीना चाहेंगी? मैं पिलाऊंगा। यह सुनकर अंजलि और विक्रम एक साथ हंस पड़े। वे शब्द एक साल पहले अजय के अपमान से बहुत अलग थे, शुद्ध ईमानदारी से भरे हुए। अंजलि ने उस सिपाही के कंधे पर थपथपाया। धन्यवाद सिपाही, लेकिन आज मेरा भतीजा मुझे बाहर एक बेहतर कॉफी पिलाएगा। अपनी ड्यूटी पर रहो। कार अड्डे से निकली और ग्रामीण सड़क पर चली गई। विक्रम ने खिड़की से बाहर के दृश्य को देखा और एक लंबी सांस ली। मौसी, मैं जीवन में फिर कभी इस इलाके में नहीं आना चाहूंगा। ऐसा है? मुझे लगता है कि मैं कभी कभी याद करूंगी। हैं? वह नरक? नहीं, अंजलि ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए कहा। वह जगह जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं यह वर्दी क्यों पहनती हूं और मुझे किसकी रक्षा करनी है। कार धीरे धीरे गर्मी के मौसम की धूप के नीचे गायब हो गई। यह एक सामान्य प्रतिशोध के नाटक का अंत नहीं था। यह उन दो लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी जो गहरे घावों से उठे थे।